हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में हमको अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हम अल्कोहल की सारी रिएक्शंस देखेंगे इस लेक्चर में। और अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शंस हम देखने वाले हैं वहां पर एक ऐसा खेल चलाएंगे ना, जिस खेल को अगर आपने चलाना सीख लिया तो आपको एक सोचने का नया तरीका मिल जाएगा। आपको अल्कोहल की रिएक्शंस कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाली। ठीक है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लेक्चर अपना कवर करेंगे और एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड कवर करते हुए लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को भी अपन कंप्लीट कर देंगे। तो जब आप ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आज से पहले इस टॉपिक में कभी नहीं आया होगा। तो करते हैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट। और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है सर, तो यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शंस आने वाली हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक खेल चलाना है, पर ये जो खेल है ना, वो आपने चलाना सीख लिया तो आपकी अल्कोहल की रिएक्शंस वहीं पे कंप्लीट हो गई। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी आपको याद नहीं करना। ठीक है, और ये जो खेल है ये आप दो जगह चला सकते हो, या तो जब आपके पास रिएक्टेंट अल्कोहल दे रखा हो या तो एसिड दे रखा हो। मतलब ये जो अपना चैप्टर है यहाँ पर अपन अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर जो अगला अपना चैप्टर आएगा ना, वहां पर आप एसिड की बात करोगे। मतलब सब एसिड की जो रिएक्शंस होंगी, एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वहां पर भी हम ये खेल चला के वहां पर भी जो एसिड की रिएक्शंस होंगे, हम ये सेम टू सेम खेल वहां पर भी चलाएंगे और वहां पर भी हम रिएक्शंस आराम से कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक है, पर यहाँ पर जो चैप्टर है वहां पर मैं सिर्फ अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ अल्कोहल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्कोहल है सर। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH होता है, जिसमें R अपना क्या होता है सर? एल्काइल ग्रुप होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। ठीक है, अब मेरे पास अल्कोहल दे रखा है उन्होंने, मेरे पास रिएक्टेंट के तौर पे अल्कोहल दे रखा है। अब मुझे अगर इतना पता चल गया कि अल्कोहल में CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, अगर इसमें मुझे पता चल गया कि इसमें CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, तो मेरा खेल वहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर मुझे कुछ नहीं सोचना, मेरा आधा से ज्यादा मेरा 90% जो रिएक्शन वहीं पे मेरी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो देख, अल्कोहल अगर तुम्हारे पास कभी रिएक्टेंट रहेगा तो तुम्हें वहां पर क्या सोचना है कि यहाँ पर मैं OH बॉन्ड तोड़ूं या CO बॉन्ड तोड़ूं। ठीक है, तो मैं आपको तोड़ के बताता हूँ कि CO बॉन्ड अपन कैसे तोड़ते हैं एंड OH बॉन्ड अपन कैसे तोड़ते हैं अल्कोहल में। ठीक है, तो मेरे पास मान लो एक अल्कोहल है CH3 CH2 OH। ये कौन सी अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं अपन इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैं एक और बार लिख लेता हूँ CH3 CH2 OH। ये मेरे पास क्या सर? अल्कोहल है। अब मेरे को यहाँ पर क्या तोड़ना है अपना? यहाँ पर मैं तोड़ रहा हूँ CO बॉन्ड और यहाँ पर मैं तोड़ के बताऊंगा कि OH बॉन्ड अपन अल्कोहल में कैसे तोड़ते हैं। तो पहले देखते हैं अपन CO बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे। तो देख, अगर CO बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना CO बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे तेरा माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे तेरा प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टूट के कैसे बन जाएगा? देख, CH3 CH2 प्लस और OH क्या हो गया? माइनस हो गया। तो तूने CO बॉन्ड को कैसे तोड़ना है वो मैंने तेरे को बता दिया। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल में हम OH बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे। तो देख, ये अपना OH बॉन्ड ये तोड़ा मैंने, तो H पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कैसे टूट जाएगा? देख, CH3 CH2 O माइनस और ये तेरा H प्लस। तो इसको मैंने तोड़ के बता दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि CO बॉन्ड कैसे टूटता है अल्कोहल में एंड OH बॉन्ड अल्कोहल में कैसे टूटता है। ठीक है, अब हमको तोड़ना तो आ गया कि CO बॉन्ड कैसे तोड़ूंगा एंड OH बॉन्ड कैसे तोड़ूंगा, पर मेन बात यहाँ पर ये आती है कि मैं CO बॉन्ड तोड़ूंगा कब और OH बॉन्ड तोड़ूंगा कब। अगर मुझे इतना पता चल गया कि मैं CO बॉन्ड कब तोड़ूंगा एंड मैं OH बॉन्ड कब तोड़ूंगा, फिर तो मेरा रिएक्शन वहीं पे कंप्लीट हो गई ना। अब देख, अगर तेरे को ये दिखाई दे, मतलब रिएक्टेंट तो तेरे पास कौन है? अल्कोहल है। अगर अल्कोहल के सामने तेरे को अगर ये दिखाई दे ना, ये लोग, ये इनमें से कोई अगर तेरे को दिखाई दे, इसमें तेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, एल्काइल हैलाइड हो सकता है, PX3 हो सकता है, PX5 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है जिसको अपन थियोनिल क्लोराइड बोलते हैं, या X2P हो सकता है। ठीक है, अगर तेरा अल्कोहल के सामने तेरे को अगर ये इनमें से कोई दिखाई दे, तो तेरे को कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? तेरे को अपना CO बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? CO बॉन्ड तेरे को तोड़ना है। और CO बॉन्ड अपन कैसे तोड़ते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ पर जो X है ना, X का मतलब क्या? अपना हेलोजन,
जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई कि CO बॉन्ड अपन कब तोड़ेंगे। ठीक है, फिर अगर मैं बताऊं कि OH बॉन्ड कब तोड़ेंगे, तो अगर आपको इनमें से कोई दिखाई दे, चाहे तुमको वीक एसिड दिखाई दे या फिर कोई बेस दिखाई दे, अब वो तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, बस बेस होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई बेस प्रेजेंट है ना एल्कोहल के सामने पे, तो तुमने OH बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ग्रुप मतलब लीना की रब से फरियाद, सेकंड ग्रुप मतलब बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अगर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल्स अगर तुम्हारे पास प्रेजेंट हैं, तो भी तुमको अपना कहीं ना कहीं OH बॉन्ड तोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि CO बॉन्ड एंड OH बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं, और यह भी बता दिया कि कब अपने को CO बॉन्ड तोड़ना है और कब अपने को OH बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, तो देख, जैसे अगर अल्कोहल के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड रख देते थे, तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? CO बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। ये मेरे पास अल्कोहल है CH3 CH2 OH। ठीक है, सामने पे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड रख दिया, मान ले HCl। HCl अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है सर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो कहीं ना कहीं कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा अल्कोहल का? CO बॉन्ड या OH बॉन्ड? सर CO बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये मैंने CO बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और पीछे कार्बन पे प्लस चार्ज। और हमको पता है HCl कैसे तोड़ता है, H प्लस और Cl माइनस आयन। तो H वाला प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस पे जाएगा, और माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस पे जाएगा। तो ये तेरा आंसर क्या आ जाएगा सर? CH3 CH2 Cl प्लस H2O। तो बिल्कुल आसानी से हमने सोचने का तरीका आपको बता दिया, और आपको अगर सोचने का तरीका आ गया ना, तो यहाँ पर आप इस खेल को चला के आप किसी भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमको पता लग गया रिएक्टेंट अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल रिएक्टेंट है, तो हमको क्या सोचना है कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। CO बॉन्ड कब टूटेगा? जब सामने आपको ये दिखाई दे। OH बॉन्ड कब टूटेगा? जब सामने आपको ये दिखाई दे। ठीक है सर, अब एक और बात यहाँ पर है कि जब CO बॉन्ड टूटता है ना सर, जब CO बॉन्ड टूटता है तो टर्शरी अल्कोहल में सबसे जल्दी टूट जाता है, थोड़ा टाइम लगता है सेकेंडरी अल्कोहल में, और प्राइमरी अल्कोहल अगर हुआ तो CO बॉन्ड टूटने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब सर CO बॉन्ड जब टूटेगा तो कौन से अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है? यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, वो फास्टेस्ट रिएक्शन दे देगा, मतलब वो सबसे जल्दी अपना CO बॉन्ड तोड़ देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहाँ पर देख, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बेस प्रेजेंट हुआ, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, कोई वीक बेस हो, कोई सा भी बेस प्रेजेंट हुआ, तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? सर OH बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है, तो देख, जैसे एमोनिया की बात करें तो एमोनिया भी क्या है? तुम्हारा लिविस बेस है। मैंने आपको GOC चैप्टर में बताया था, अगर तुम्हारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहां पर अपन बोलते हैं कि ये क्या? अपना लिविस बेस है। तो यहाँ पर तुम अगर निकालोगे तो एक लोन पेयर निकलेगा अमोनिया के पास नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पर जो अपना अमोनिया है ना, वो क्या है? तेरा लिविस बेस है। पायरिडीन की अगर बात करें, ये अपना पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये भी तेरा क्या सर? लिविस बेस है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है, सामने पे तेरे को NH3 दे दिया या सामने पे तेरे को पायरिडीन दे दिया, तो तू समझ गया कि सामने पे तेरे को बेस दे रखा है, और बेस दे रखा है तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड तोड़ने वाला है? तू OH बॉन्ड तोड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो। अब हम बात करते हैं लुकास रिएजेंट की। लुकास रिएजेंट की, तो लुकास रिएजेंट क्या होता है सर? कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। तो यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है? HCl। पर HCl तो अपना क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि लुकास रिएजेंट अगर प्रेजेंट हुआ अल्कोहल के आगे, तो मैंने कौन सा बॉन्ड तोड़ना है सर? CO बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बता रहा हूँ। अब देख, एक मेरे पास एसिड है और एक मेरे पास अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी सर? ऑब्वियसली एसिड की होगी, ये तो एसिड ही है। ठीक है, और एसिड में भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है सर? H2SO4 की होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है, ये आपका जब आगे यूज आएगा वहां पर मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा, अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं NCERT में। तो NCERT में जो आपको दिखेगा सबसे पहले, वो दिखेगा आपको एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। मतलब अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की यहाँ पर हमको एसिडिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है सर? एसिडिटी चेक करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो अल्कोहल और फिनॉल को 1 मिनट के लिए साइड करो। तुमको अगर कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में किसी की अगर एसिडिटी चेक करनी है ना, तो वहां पर एक टेस्ट सामने आता है, वो टेस्ट है अपना लिटमस टेस्ट। ठीक है, मतलब सर लिटमस टेस्ट से मैं पता कर सकता हूँ एसिडिटी के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पर तेरा लिटमस ना ब्लू लिटमस रेड हो जाए, मतलब ब्लू कलर तेरा रेड में चेंज हो जाए,
तो तू बोल देगा कि सर एसिड है। और अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाए, मतलब रेड तेरा ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो तू बोल देगा सर बेस है। समझ में आ गई? तो इस चक्कर में अपन इस तरीके से देखते हैं यहाँ पर कि एसिड है या बेस है। कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? लिटमस टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टेस्ट होता ही है। ठीक है, पर यहाँ पर चमत्कार क्या हो गया, एल्कोहल ने बोला एंड फिनॉल ने बोला कि हम तो लिटमस टेस्ट देंगे ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल कसम खा दी, वो बिल्कुल अड़ गए कि हम तो लिटमस टेस्ट देंगे ही नहीं, हम तो लिटमस टेस्ट देते ही नहीं है। तो अब तुम बताओ, अब क्या करोगे? हमारी एसिडिटी के बारे में कैसे पता करोगे? ठीक है, नॉर्मली मैं लिटमस टेस्ट के जरिए किसी की भी एसिडिटी के बारे में पता करता हूँ, ठीक है, कि वो एसिड है या बेस है। पर यहाँ पर एल्कोहल और फिनॉल ने बोला कि हम तो लिटमस टेस्ट देते ही नहीं है, तो अब तुम कैसे पता करोगे हमारी एसिडिटी के बारे में? तो यहाँ पर आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम एल्कोहल और फिनॉल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से पता करते हैं एसिडिटी के बारे में। किसके बारे में? एसिडिटी के बारे में। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? देख, एसिड है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो बनते क्या है? देख, साल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। ठीक है, या फिर एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या बनाता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, मान ले कोई तेरे पास एक्स है, ठीक है, और एक्स ने तेरे किसी बेस के साथ रिएक्ट किया और उसने साल्ट बना दिया और वाटर बना दिया, तो यहाँ पर तू बोल देगा जो तेरा एक्स है ना, वो तेरा कहीं ना कहीं एसिडिक है, वो कहीं ना कहीं तेरा एसिडिक है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से अपन इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिडिटी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब देख, अब आते हैं एनसीईआरटी की कुछ रिएक्शंस। ठीक है, एनसीईआरटी की कुछ रिएक्शंस। ठीक है, तो इनको अपन देखते हैं। अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। देख, ये आप ध्यान रखना, और आपको ये ऑलरेडी वैसे पता होगा। आरओ को अपन बोलते हैं एल्कोऑक्साइड। आरओ को हम बोलते हैं एल्कोऑक्साइड। ठीक है, आर मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्क ऑक्साइड। जैसे मैं बात करूं CH3O, तो इसको बोलूंगा मिथॉक्साइड, क्योंकि एक कार्बन है। अगर मैं बात करूं C2H5O, तो इसको बोलूंगा इथॉक्साइड। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब इतना ध्यान रखना कि OR को अपन क्या बोलते हैं? एल्कोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, OH को अपन क्या बोलते हैं? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ये छोटी छोटी बातें आप सबको ही पता रहती है ये बातें। OH को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, ये बेंजीन के साथ मैंने अगर सिर्फ O लगा दिया, तो इसको अपन बोलते हैं फिनॉक्साइड। इसको बोलते हैं अपन फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। OR को बोलते हैं या RO को बोलते हैं अपन एल्कोऑक्साइड। ठीक है, बेंजीन की खोपड़ी में सिर्फ ऑक्सीजन लगा दिया, उसको बोलते हैं अपन फिनॉक्साइड। ठीक है, और OH को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड, फिनॉक्साइड एंड एल्कोऑक्साइड अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देख, ये अपना क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल के सामने क्या रख दिया तुमने सर? एल्कोहल के सामने तुमने सोडियम मेटल रख दिया। मतलब सर सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ली ना की रब से फरियाद, इसमें जो ना था वो सोडियम ही तो था। ठीक है, तो मतलब मैं समझ गया कि अल्कोहल के सामने तुमने फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रख दिया। मतलब अल्कोहल अपना कौन सा बॉन्ड तोड़ने वाला है यहाँ पर? OH बॉन्ड की CO बॉन्ड? सर OH बॉन्ड तोड़ेगा। OH बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये तोड़ दिया तूने OH बॉन्ड, तो यहाँ पर तेरा प्लस और यहाँ पर तेरा माइनस। और तेरे को पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी खोपड़ी में +1 चार्ज होता है, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी खोपड़ी में +2 चार्ज होता है। तो सोडियम तो तेरा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसकी खोपड़ी में कौन सा चार्ज होगा सर? +1 चार्ज होगा। तो देख, सोडियम है तो ये कहाँ जाएगा? प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस के पास जाएगा। तो प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, ये तेरा बन गया RONA। क्या बन गया? ये RONA बन गया। बाकी इसमें कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। तो यहाँ से तेरे को पता नहीं लग रहा क्या? एक बात यहाँ से तू एक चीज देख, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने तेरे को बताया था। मैंने बताया था कि एसिड वो होगा जो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना दे एंड हाइड्रोजन गैस बना दे। तो यहाँ पर अल्कोहल ने सोडियम के साथ रिएक्ट करके, जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप का मेटल था, उसके साथ उसने साल्ट बना दिया एंड हाइड्रोजन गैस बना दिया। इससे पता लगता है कि जो हमारा ROH है, मतलब जो हमारा अल्कोहल है ना, वो कहीं ना कहीं कौन से नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। क्योंकि एसिड ही तो ऐसा काम करते थे, एसिड ही तो ऐसा काम करते थे। तो यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चला के मैंने आपको एसिडिटी बता दी अल्कोहल की। ठीक है सर, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, RO को क्या बोलते हैं अपन? सर RO को अभी हमने बताया एल्कोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम भी प्रेजेंट है, तो मैं इसको बोल दूंगा सोडियम एल्कोऑक्साइड। बिल्कुल सरल, कोई दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर कौन सा अल्कोहल दे रखा है, ये सर टर्चरी अल्कोहल है, क्योंकि देख OH को मैं अगर पकड़ूं तो OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो तेरा 3 कार्बन के साथ लगा हुआ है देख। तो यहाँ पर ये कौन सा अल्कोहल है सर, 3 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है ये, ठीक है। तो इसको तुम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम्हारा अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल हुआ ना तो वो तेरा ना एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। हालांकि हमने बताया था कि यहाँ पर मेटल कौन से होने चाहिए सर, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल्स होने चाहिए। पर एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर अल्कोहल 3 डिग्री हुआ तो वो एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। अगर अल्कोहल तेरा 3 डिग्री हुआ वो तेरा एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो एल्यूमिनियम की खोपड़ी में हमको पता है कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, क्योंकि ये अपना 13th ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ध्यान से देख, तो और यहाँ पर तेरा कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड ही टूटेगा। तो ये तूने OH बॉन्ड तोड़ दिया देख, तो H पे प्लस चार्ज और O पे माइनस चार्ज। तो ये जो तेरा प्लस वाला है ना एल्यूमिनियम, तो ये कहाँ जाएगा, तेरा माइनस वाले के पास जाएगा। तेरा आंसर क्या जाएगा, CH3 CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या लग जाएगा, एल्यूमिनियम तेरा लग गया। साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पर फिनॉल में ले लेता हूँ, और सामने मैंने ले लिया सोडियम मेटल, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, तो इसमें चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। और यहाँ पर जो फिनॉल है तो फिनॉल अपना CO बॉन्ड तोड़ेगा या OH बॉन्ड तोड़ेगा, सर आगे पे सोडियम मेटल लिखा हुआ है तो सर OH बॉन्ड ही तोड़ेगा। तो H पे प्लस और O पे माइनस, प्लस वाला तेरा माइनस पे चला जाएगा, तो ये क्या बन गया तेरा, O पे क्या लग गया तेरा, Na लग गया, प्लस तेरी कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब ध्यान से देख, बेंजीन की खोपड़ी में ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर तेरा सोडियम भी प्रेजेंट है, तो इसको तू बोलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं ये क्या अपना फिनॉल है, सॉरी, और सामने पे क्या दे दिया हमको, NaOH दे दिया। NaOH अपना बेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कैसा बेस होता है सर, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पर बेस चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, बस बेस होना चाहिए। तो ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा अल्कोहल का, सर OH बॉन्ड तोड़ेगा। इसने OH बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये अपना प्लस और ये तेरा माइनस, तो यहाँ पर NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो प्लस वाला तेरा माइनस पे चला गया, ये तेरा वापस से क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये तेरा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। प्लस जो इसका माइनस वाला है वो किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा, ये बन जाएगा वाटर, ठीक है। तो देख अपना कुछ था, मैं इसको X मान लेता हूँ, X ने बेस के साथ रिएक्ट किया और उसने साल्ट बना दिया एंड वाटर बना दिया। तो जो X है ना अपना, जो X है वो अपना क्या होगा सर, एसिड होगा, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उसकी एसिडिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि जो हमारा फिनॉल है ना वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है सर, एसिडिक नेचर का होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी, हमको बस खेल चलाना आना चाहिए। हमको अगर पता है कि कब हम CO बॉन्ड तोड़ेंगे और कब हम OH बॉन्ड तोड़ेंगे, तो हमारा ना आधा से ज्यादा टेंशन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, हमारा टेंशन खत्म हो गया वहीं पे। फिर तो हमको भी प्लस से माइनस को और माइनस को प्लस से जोड़ना है, तो हमारा रिएक्शन सॉल्व हो गई, प्रोडक्ट हमारे सामने आ गए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल छोटी सी चीज है यार, आसानी से सबको समझ में आ जाएगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द अबव रिएक्शन शोज दैट फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। अब हम बोल तो रहे हैं कि जो अल्कोहल एंड जो फिनॉल है वो अपने एसिड है, पर इन एसिड्स को अपन बोलते हैं ब्रोस्टैंड एसिड। क्या बोलते हैं अपन, ब्रोस्टैंड एसिड, क्योंकि इन्होंने अपना एक H+ आयन यानी प्रोटोन, H+ आयन को प्रोटोन बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना H+ आयन यानी प्रोटोन डोनेट किया है, और किसको डोनेट किया है, एक बेस को डोनेट किया है। देख जैसे इसकी बात करूं मैं बोल रहा हूं कि फिनॉल मेरा क्या सर, एसिड है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, ठीक है। तो इसने देख अपना प्रोटोन मतलब H+ आयन किसको डोनेट किया है सर, NaOH को डोनेट किया है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस को डोनेट किया है। तो इसको अपन बोलते हैं ब्रोस्टैंड एसिड,
क्योंकि ऐसे बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ब्रोस्टन, ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन दे देते हैं, किसको दे देते हैं सर, स्ट्रॉन्ग बेस को दे देते हैं। और ऐसा बोलने वाले कौन थे सर, ब्रोस्टन थे, इसलिए इन एसिड को बोलते हैं ब्रोस्टन एसिड, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एल्कोहल्स हैं एंड जो फिनॉल्स हैं वो कैसे एसिड हैं सर, ब्रोस्टन एसिड्स हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कौन सा टेस्ट यूज किया है, क्या मैंने यहाँ पर लिटमस टेस्ट यूज किया सर, नहीं सर, मैंने यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू आपको शो करा दिया कि जो हमारे अल्कोहल होते हैं और जो हमारे फिनॉल होते हैं ना, वो हमारे कहीं ना कहीं एसिड होते हैं। और वो कौन से एसिड होते हैं सर, ब्रोस्टन एसिड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसको आप पढ़ लेना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने आपको दे रखी है, यहाँ पर देख एसिड है ये, क्योंकि ये अपना अल्कोहल है। अल्कोहल किसकी तरह काम करता है, एसिड की तरह काम करता है। और यहाँ पर एक बेस है, तो ये अल्कोहल अगर एसिड है तो H+ आयन किसको दे देगा, अपना मतलब प्रोटॉन किसको दे देगा, बेस को दे देगा। तो B पहले था तो B पे H आ जाएगा, ये B पे H आ गया देख। और यहाँ पर ROH था, इसमें से H निकल गया, तो इसमें से देख H निकल गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये रिएक्शन भी आपको पता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं सर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हमको पता तो लग गया कि सर एसिडिक नेचर रखता है, तो अब यहाँ पर अल्कोहल भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं ना, तो हम देखते हैं सर एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं और कंपेयर करेंगे उनको फिर, ठीक है। पर उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं सर, जो वाटर होता है ना हमारा, जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है जो H2O, वो ना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारी अल्कोहल से भी ज्यादा है भाई। मतलब अल्कोहल सारे रख लो तुम एक साइड, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी किसकी है सर, वाटर की है। तो वही बात यहाँ पर लिख दी मैंने, वाटर इज मोर एसिडिक देन एनी अल्कोहल। कोई सा भी अल्कोहल तुम ले आओ, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो एक्सेप्शन है तुम्हारा मिथेनॉल, ठीक है। मतलब आप बोल रहे हो कि जो हमारे अल्कोहल होते हैं ना, उनसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर की होती है, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाएगा, मिथेनॉल। मतलब सर मिथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मिथेनॉल, फिर आएगा अपना अल्कोहल, अल्कोहल नहीं सॉरी वाटर, और वाटर फिर आएगा अपना अल्कोहल, ठीक है। मतलब अल्कोहल चाहे कोई सा भी अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, उससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, वाटर की होती है। और वाटर से भी ज्यादा किसकी होती है सर, मिथेनॉल की होती है, CH3OH की होती है। ये अपना एक्सेप्शन है। अल्कोहल्स की वाटर से कम होनी चाहिए थी एसिडिक स्ट्रेंथ, पर मिथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस आप ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, पूरा एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड आपका कवर करवा रहा हूँ, और एनसीईआरटी से ऊपर ही आपको लेके चल रहा हूँ। और एनसीईआरटी जब आपको कोई पढ़ाता होगा ना, आपने बहुत टीचरों से ऑलरेडी पढ़ा होगा, पर वो इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं ना कि जो हमको छोटी छोटी चीजें वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं कि ये आया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता। और बिल्कुल जो एवरेज बच्चा है उसके तो पल्ले ही नहीं पड़ता। पर यहाँ पर बिल्कुल मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीके से, बिल्कुल जैसे एक 6th क्लास के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, उसका रीजन, उसके पीछे सब अच्छे से लाइन टू लाइन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। ये मैंने आपको बता दिया कि वाटर की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो अपने अल्कोहल है, तो इनसे तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, ऐसा अल्कोहल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से भी ज्यादा है, तो वहां पर मैंने ये रख दिया मिथेनॉल, ठीक है। और मिथेनॉल से भी ज्यादा किसकी होती है सर, फिनॉल की होती है, ठीक है। मिथेनॉल से भी ज्यादा किसकी होती है, फिनॉल की होती है। अब हम इसका रीजन भी देखेंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख, एक छोटे से बच्चे को भी ये बात पता होगी कि एसिड अच्छा कौन है, एसिड अच्छा कौन। अगर तेरे को नहीं पता एसिड अच्छा कौन, बस इतना ध्यान रख ले कि जिसने अपना प्रोटॉन आसानी से दे दिया वो एसिड अपना अच्छा है, वो एसिड अपना अच्छा है। एसिड अच्छा कौन सर, एसिड अच्छा वो जो आसानी से H+ आयन दे दे, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एसिड अच्छा वो जो आसानी से अपना H+ आयन दे दे। H+ आयन को मतलब क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, मतलब जो आसानी से अपना क्या दे दे, प्रोटॉन दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दे, एक ध्यान दे, यहाँ पर मैं तेरे को एक फिनॉल का एग्जांपल बताता हूँ। ये मैंने फिनॉल ले लिया सर, ठीक है, फिनॉल ले लिया सर, ये ले लिया मैंने फिनॉल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैंने देखा कि फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो अल्कोहल से भी ज्यादा है, वो तो वाटर से भी ज्यादा है सर फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब ये जो फिनॉल है
ये आसानी से H+ दे देता होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं कि ये आसानी से H+ देता है कि नहीं देता, और देता है तो क्यों देता है। देख, मान ले इसने H+ दे दिया अपना, तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से देख, उसने अपना H+ दे दिया, और यहाँ पर जो तेरा माइनस आ गया ना ऑक्सीजन की खोपड़ी में, उसने कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग के साथ कहीं ना कहीं क्या कर दिया, रेजोनेंस में पार्ट ले लिया भाई। और अगर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो स्टेबल नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर कंपाउंड, तो ये तेरा स्टेबल बन गया। तो यहाँ पर इसको मतलब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इसको स्टेबल बनाने के लिए H+ का जाना जरूरी था। तो यहाँ पर H+ आसानी से भाग जाएगा, क्योंकि वो देखेगा यार मेरे जाने से फायदा हो रहा है यार, यहाँ पर ये O की खोपड़ी में माइनस चार्ज है, वो रेजोनेंस में आ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर H+ आसानी से भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे जाने से फायदा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने मुझे पकड़ा हुआ है माइनस ने, वो कहीं ना कहीं स्टेबल तो हो जा रहा है मेरे जाने के बाद। तो यहाँ पर आसानी से कहीं ना कहीं तेरा H+ भाग गया, और आसानी से H+ भाग जाएगा, मतलब आसानी से H+ निकल गया, प्रोटॉन निकल गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अपना अच्छा एसिड है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तभी तो मैंने बोल दिया कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ तेरी ज्यादा होती है, अल्कोहल से भी ज्यादा होती है, और वाटर से भी ज्यादा होती है, और मिथेनॉल से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिनॉल हमारा क्यों ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। फिर हम बात करते हैं मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल तो हमारा एक्सेप्शन है। फिर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट कितना लगता है, 0 लगता है। जो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो आपको यहाँ पर बताया था। और यहाँ पर जो अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे लगानी हो ना, यहाँ पर मैं इंडक्टिव इफेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख, अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ, तो यहाँ पर तेरे CH3 ग्रुप बहुत ज्यादा नहीं होंगे क्या, खुद से सोच। 3 डिग्री अल्कोहल है तो CH3 बहुत ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देख 1 डिग्री अल्कोहल बना के बताता हूँ, रुक जा। CH3 CH2 OH, ये अपना क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। CH3 OH, ये तेरा क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पर देख CH3 OH, ये तेरा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ध्यान से देख, अगर तू 3 डिग्री अल्कोहल की बात करे, यहाँ पर देख ये भी CH3 2 डिग्री की बात करें तो यहाँ देख, और 1 डिग्री की बात करें तो ये देख। मतलब मेरे को पता है सर, जितने ज्यादा CH3 होते हैं, जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते जाते हैं ना, हमारा +I इफेक्ट बढ़ता था। मैंने आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा रखा है, जब मैं आपको GOC चैप्टर पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर 3 डिग्री वाले में सबसे ज्यादा क्या होगा, +I होगा, या +I यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर भी +I होगा, पर यहाँ पर +I थोड़ा क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर भी तेरा +I होगा, पर यहाँ पर +I थोड़ा और कम होगा। और मेरे को बात करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ की, और एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको बताया था कि हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन देखते हैं। ठीक है, और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पर अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊं ना, तो सबसे ज्यादा किसका होता था, -I का, फिर I = 0 का, फिर सबसे कम किसका होगा, +I का होगा। ठीक है, मतलब सर +I का सबसे कम है, मतलब +I सबसे कम होगा। ठीक है, तो अगर +I तेरा बढ़ेगा ना, +I देख कितना ज्यादा बढ़ गया, तो तेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि +I तो हम लास्ट में देखते थे, और जितना ज्यादा +I उतना पीछे जाएगा वो। ठीक है, तो मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। तभी तो मैं यहाँ पर +I 3 डिग्री अल्कोहल में +I सबसे ज्यादा है, तो उसको एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस में सबसे लास्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर तेरा +I है, पर वो थोड़ा कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस में थोड़ा आगे आ गया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर में इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, तो I 0 तो +I से आगे आता है ना, तो यहाँ पर तेरा वाटर और आगे आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस में। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया, और ये मैं आपको ऑलरेडी GOC में बता चुका हूँ, जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा था। ठीक है, बाकी अगर ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर समझ में फिर भी नहीं आ रहा, दिमाग के पैदल हो, तो इसी को ध्यान रख लेना, ये जो सीक्वेंस है आपको ध्यान रखनी है, ये चैप्टर में आपको इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो हमारे एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं, और जो हमारे एल्कोहल्स हैं वो तेरे इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब काम करेंगे, यहाँ पर देख, अब ध्यान से देख। जैसे मेरे पास, अगर मेरे पास CO1 टूट रहा है, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तेरे अल्कोहल है वो किसकी तरह काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर OH बॉन्ड टूटेगा
तो इधर क्या चार्ज आएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर तेरे कहीं ना कहीं जो एल्कोहल है वो किसकी तरह काम करने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाले हैं। मतलब एल्कोहल हमारा सर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। ये तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो गई। सरल भाषा में बताऊं तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना कि एल्कोहल में हम CO बॉन्ड तोड़ते हैं या फिर OH बॉन्ड तोड़ते हैं, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। CO बॉन्ड जब टूटेगा ना तो हमारा जो एल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और जब OH बॉन्ड टूटेगा ना तो हमारा जो एल्कोहल है वो तेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया, देख एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। तो सबसे पहले हमने देखा था रिएक्शंस विद मेटल, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दी मैंने आपको, ये भी पढ़ा दी आपको, और ये भी पढ़ा दी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको भी बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, और इसको बोलते हैं देख एल्यूमिनियम टर्चरी बुटॉक्साइड। क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम टर्चरी बुटॉक्साइड। अब ध्यान से देखो, हमको पता है सोडियम के खोपड़ी में प्लस चार्ज होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम के खोपड़ी में +3 होगा, ठीक है, सोडियम के खोपड़ी में +1 चार्ज होगा, ठीक है, ठीक है। अब देख 2 1 जा 2, ये लिख दिया मैंने 2, 2 3 जा 6, ये लिख दिया मैंने 6, 2 1 जा 2, ये लिख दिया मैंने 2। ठीक है, हालांकि इसका कुछ काम नहीं है, आपको जितना मैंने बता रखा है उसी से आपका सारा आंसर आ जाएगा, पर फिर भी एनसीईआरटी का जो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, बाकी ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आगे आया कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पर दे रखा है देख प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल है, और फिर टर्चरी अल्कोहल है। टर्चरी अल्कोहल सबसे पीछे क्यों चला गया, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा +I इफेक्ट है, और +I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी कम तेरी कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, मतलब जो तुम्हारे एल्कोहल होते हैं वो वीक एसिड होते हैं वाटर से। अरे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया भाई, मैंने बताया तो था आपको कि वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारी एल्कोहल से ज्यादा होती है, वही बात तो लिखी हुई है यहाँ पर कि जो तुम्हारा एल्कोहल्स होते हैं उसकी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वाटर से। ठीक है, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो इन्होंने बताया नहीं भाई, वो कौन सा है, मिथेनॉल है, वो भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। ठीक है, मतलब मिथेनॉल एक ऐसा एल्कोहल है ना जिसकी कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारी वाटर से भी कहीं ना कहीं ज्यादा होने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख OR को क्या बोलते हैं अपन, एल्कोक्साइड बोलते हैं, और यहाँ पर OH को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बता रखा है। अब ध्यान से देख, ये अपना वाटर है, ये अपना वाटर है, वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और अल्कोहल से भी ज्यादा है, ये हमको पता है। तो कहीं ना कहीं वाटर की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अपना प्रोटोन डोनेट करेगा, डोनेट कर दिया इसने, तो यहाँ पर पहले RO था, अब यहाँ पर देख क्या हो गया, ROH आ गया। ठीक है, यहाँ पर पहले वाटर का HOH था, अब यहाँ से एक H हट गया तो यहाँ पर एक H कम हो गया। तो वही बात है, कॉमन सेंस की बात है। अब ध्यान से यहाँ पर देख एक बात, देख, जो ये वाटर है ना, मतलब जो ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर तो ये हाइड्रोक्साइड है वाटर, ठीक है, क्योंकि इसके पास OH% है सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसने अपना प्रोटोन को डोनेट कर दिया। मतलब जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं, जो प्रोटोन को फेंकते हैं, जो H+ आयन को रिलीज करते हैं, वो तेरे एसिड होते हैं, और जो उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो लेते हैं ना उनको, वो तेरे क्या होते हैं, बेस होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो एल्कोक्साइड है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है। ठीक है, वो तो छोटी बात है, ये बिल्कुल आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है ये बातें। अब आगे क्या लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटोन डोनर, वाटर बेटर प्रोटोन डोनर है, मतलब वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तभी तो वो प्रोटोन को डोनेट कर दे रहा है। ठीक है, देन एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से ज्यादा उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। फिर आगे लिखा हुआ है, ऑल्सो इन द अबव रिएक्शन वी नोट दैट एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर, यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन है RO वो बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर है, तभी तो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है वाटर के। ठीक है, तो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो वहीं पे वो बात लिखी हुई है, एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइनाइड व्हिच सजेस्ट दैट एल्कोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तभी तो कहीं ना कहीं प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे, और प्रोटोन को डोनेट करने वाले को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाले को बेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये। ठीक है, तो एल्कोक्साइड तेरा क्या सर, स्ट्रॉन्ग बेस है हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में। ठीक है, फिर बात करें अपन, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, सोडियम इथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इथॉक्साइड मतलब एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड में तो R अपन लेते हैं ना, तो अगर मैं 2 कार्बन का R ले लूँ तो उसको इथॉक्साइड ही तो बोलूंगा। ठीक है, तो जो हमारे एल्कोक्साइड होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हाइड्रोक्साइड मतलब। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो एल्कोहल्स हैं, वो हमने तब से बिल्कुल रट्टा लगा रखा है कि एल्कोहल्स हो गए, फिनॉल्स हो गए, सर ये एसिडिक नेचर के होते हैं, सर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब सर ये प्रोटोन को डोनेट करने वाले हैं सर,
ठीक है। पर यहाँ पर तुमको एक बात ध्यान दी, तुमने एक बात तुमने ध्यान दी, अरे मेरे भाई ये बात जो तुम बोल रहे हो ये तो तब के लिए सही है ना जब तुम OH बॉन्ड तोड़ोगे। जैसे ये ROH है, ये बात तो तुम तब के लिए बोल रहे हो ना कि जो हमारे अल्कोहल और फिनॉल होते हैं ये अच्छे एसिड होते हैं, ये तो बात तब के लिए बात चल रही है जब तुम OH बॉन्ड तोड़ोगे, OH बॉन्ड तोड़ोगे, क्योंकि जब तुम OH बॉन्ड तोड़ते हो तभी तो तुम्हारा H+ आयन निकलेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो H+ आयन निकलने को ही तो बोलते हैं कि ये एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है सर, पर क्या हमेशा तेरा OH बॉन्ड ही टूटेगा? तेरा क्या CO बॉन्ड नहीं टूट सकता? और अगर तेरा CO बॉन्ड जिस दिन टूट गया उस दिन इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या रिलीज कर रहा है? OH- आयन रिलीज कर रहा है। और कोई OH- आयन देता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन? बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए एनसीईआरटी क्या बोलती है? एल्कोहल्स एक्ट एज ब्रोस्टेंट बेसेस एज वेल, मतलब जो तेरे एल्कोहल्स है ना वो ब्रोस्टेंट बेस की तरह भी काम करते हैं भाई, सिर्फ एसिड की तरह थोड़ी काम करते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, फिर आगे आता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल का पूरा खेल बता दिया मैंने, जो ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस चार्ज आ गया था फिनॉल में, जब H+ भागा था तो वो माइनस चार्ज तेरा रेजोनेंस में आ जाएगा, वही चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर देख, जो मैं फिनॉल की बात करूँ तो ये जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन तेरा प्रेजेंट है वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा सर? sp2 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये सारी छोटी छोटी बातें ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और हाइड्रोकार्बन मैंने आपको इतने डिटेल में पढ़ाया ना, और वो मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आगे के जो चैप्टर है वो हमारे जल्दी जल्दी इसलिए तो फिनिश हो रहे हैं क्योंकि हमने सारा खेल कहाँ खेल दिया? अल्कोहल चैप्टर में खेल दिया। अल्कोहल हमने बिल्कुल अच्छे से सीखा है, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ करे ना, ताकि हमको यहाँ पर ज्यादा अच्छे से हम पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के जो 11th के 2 चैप्टर हैं जीओसी और अपना कहीं ना कहीं कौन सा हाइड्रोकार्बन, वो हमने बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर करे हुए हैं, तभी जाके हमारे जो ये चैप्टर हैं जल्दी जल्दी फिनिश हो रहे हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी, यहाँ से प्रोटॉन आराम से निकल जाएगा, ऑक्सीजन की खोपड़ी में तेरा माइनस चार्ज आ जाएगा। वही बात यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी आप रीडिंग कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख, अब यहाँ पर एनसीईआरटी एक टेबल देती है, और यहाँ पर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पे टेबल दे दे, कहीं पे कुछ एग्जाम्पल दे दे, तो वो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर नीट में तेरा एसिडिक स्ट्रेंथ से कोई क्वेश्चन आया तो वो अगर यहीं से आ गया ना तो बिल्कुल शौक मत हो जाना। ठीक है, बिल्कुल शौक मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं ना नीट में वो ऑलरेडी तुम्हारे चैप्टर्स में दिए जाते हैं। अगर तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको जनरली कहाँ ढूंढेंगे? कि हम चले गए जीओसी वाले चैप्टर में, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, वहां हमको नहीं मिला, हमने बोला सर ये तो एनसीईआरटी से नहीं आया, बाहर से आया। अरे मेरे भाई, और चैप्टरों में भी घुसा पिसा के तुमको दे जाते हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट यहाँ पर दे दिया, और एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, पर नहीं भाई, वो और चैप्टर में भी हो सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हमको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड उसका समझते हुए पढ़ना है, और एनसीईआरटी से ही तुम्हारा नीट 2025 का भी क्वेश्चन पेपर फ्रेम होगा। और जब तुम्हारे पास नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आएगा ना, और अगर तुमने सारे लेक्चर बिल्कुल कायदे से तमीज से देखे हुए हैं तो तुमको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि ये तो हम ऑलरेडी क्लास में करके आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो टेबल है इसको अपन देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की, मैं किसकी सीक्वेंस लगा रहा हूँ सर? एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको कहाँ पढ़ा चुका हूँ? जब मैं आपको जीओसी पढ़ा रहा था। पर यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर? के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि पीके का फॉर्मूला क्या होता है? पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के। तो यहाँ पर माइनस आ गया ना, तो के और पी के दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? के, तो पी के इनवर्सली। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता रखा था, देखो ये मैंने सीक्वेंस लगाना आपको बता रखा था। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? -R की, फिर किसकी होगी? -H की, फिर किसकी होगी? -I की, फिर किसकी होगी? I0 की, फिर किसकी होगी? +I की, फिर किसकी होगी? +H की, सबसे कम किसकी होती है? +R की होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, तो वहां पर अपन देखते सबसे ज्यादा होता +R का, फिर होता +H का, फिर होता +I का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की फॉलो की जाती है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आपने अगर जीओसी के लेक्चर सारे अच्छे से तमीज से देखे हुए ना तो आपको ये समझ में आराम से आ जाएगा, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है। अब देख ये हमारा क्या है सर? फिनॉल था, तो फिनॉल के मैंने पैरा पोजीशन में क्या लगा दिया? NO2 लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब जो NO2 ग्रुप होता है, मैंने पिछले चैप्टर में हेलोएल्केन और हेलोरीन चैप्टर में भी आपको बताया था, जब मैं आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट सिखाया था कि ये अपना डीएक्टिवेटिंग होता है भाई, ये अपना डीएक्टिवेटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो NO2 होता है कैसे लगता है? देख,
ये NO और ये होता है NO2 ग्रुप, ये, ठीक है। तो ये अपना डीएक्टिवेटिंग होता है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ तेरा डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते थे ना, वो तेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप होते हैं। ये हमने हेलोएल्केन और हेलोएरीन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तूने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2, ठीक है, मतलब ये अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये +R शो करेगा कि -R शो करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। एंड मेटा पोजीशन में हम क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये अपनी पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पर मैं रेजोनेंस देखूंगा या फिर हाइपर कंजुगेशन देखूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, रेजोनेंस देखूंगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक तो डबल बॉन्ड अटैच है और साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर तेरा क्या आ गया सर, -R आ गया। क्या आ गया, ये -R शो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करें, यहाँ पर तेरा जो NO2 है वो ऑर्थो पोजीशन पे दे रखा है, ठीक है। और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, अपना -R हो गया। पर जब मैं बात करूँ मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पर मैं रेजोनेंस की बात नहीं कर सकता, यहाँ पर मेरे को इंडक्टिव इफेक्ट की बात करना होगा। तो यहाँ पर NO2 कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है सर, -I वाला। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -I। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। फिर हम इसकी बात करते हैं, ये तो तेरा 0 हो गया, ये तो तेरा 0 हो गया। फिर अपन बात करते हैं इसकी, तो देख मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे अपन किसकी बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो CH3 तेरा कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा सर, +I रखेगा, ठीक है। अब मैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की बात करूं, यहाँ पर ऑर्थो में आ गया तो ये क्या शो कर रहा है सर, अपना +H शो कर रहा है। मैंने हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, +R -R ये आपको सब निकालने सिखा रखे हैं भाई। अगर आपको वो भूल चुके हो तो आप वो देख सकते हो यार, क्योंकि मैं अब बार बार आपको बिल्कुल डिटेल में वो वापस से पढ़ाऊं तो बिल्कुल टाइम उसी में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया सर, +H हो गया, ठीक है। ये भी अपना क्या हो गया सर, +H हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। फिर ये क्या है अपना, इथेनॉल है। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर तेरी सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर -R है, देख -R सबसे ज्यादा होगा, -R होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। पर इसका भी तो -R है, पर ध्यान रखना जब नाइट्रो तेरा पैरा पोजीशन पे होता है उसका -R तेरा ज्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ पर फिर तेरा ऑर्थो वाला आ गया, ठीक है, तो -R वाला हो गया। फिर -I वाला यहाँ पर आ रहा है तो -I वाला डाल दिया। फिर उसके बाद 0 वाला आ रहा है, ये 0 वाला आ गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है सर, +I वाला आ रहा है, ये +I वाला डाल दिया, देख मैंने। फिर उसके बाद +H आ रहा है और ये दोनों +H वाले हैं। और इन दोनों का क्या होता है सर, बराबर होता है। इन दोनों की कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है सर, बराबर होती है, ठीक है। फिर हमको पता है सर, फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है सर, फिनॉल की होती है। हमने ऊपर पढ़ा था, फिनॉल तो सबसे ज्यादा था। तो फिनॉल, ये सब फिनॉल ही तो है ऊपर वाले, और अल्कोहल तो लास्ट में होगा ना। तो फिनॉल की तो ज्यादा होगी अपनी कहीं ना कहीं किससे, अल्कोहल से। तो इथाइल अल्कोहल है अपना, तो ये तो अपना लास्ट में आएगा ही सही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, अगर मैं नाइट्रो वाले की बात करूँ, नाइट्रोफिनॉल की बात करूँ, तो इसको तुमको ध्यान रखना है पॉम, क्या रखना है, पॉम। मतलब सबसे पहले पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल। मतलब पैरा, ऑर्थो, मेटा, नाइट्रो वाले में, नाइट्रोफिनॉल वाले में, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा तेरा फिनॉल। फिर उसके बाद क्रिसॉल की बात करें, क्रिसॉल मतलब जब फिनॉल के साथ CH3 लगता है ना, उसको बोलते हैं क्रिसॉल, ठीक है। तो क्रिसॉल वाले में तेरे को क्या याद रखना है, पहले देख पॉम, पॉम लिखा था मैंने, पॉम का उल्टा कर दे, तो पहले M आएगा, फिर O आएगा, फिर P आएगा। तो मॉप याद रखना है इसमें, ठीक है। तो क्रिसॉल वाले में क्या ध्यान रखना है, मॉप। तो सबसे पहले CH3 तेरा कब लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। तो देख मेटा पोजीशन पे लग गया। फिर O आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया। फिर P आ रहा है, पैरा पोजीशन पे लगा दिया। और ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जो हम क्रिसॉल मतलब जो CH3 लगा रहे हैं ना, तो वो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होती है, इन दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, अल्कोहल आएगा। ये मैंने इथेनॉल लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई भी इसमें दिक्कत और कोई भी इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को समझ में ना आ रहा हो। अब उसी को ये समझ में नहीं आ सकता जो बिल्कुल जीओसी, जिसको कुछ समझ पता नहीं, जीओसी जिसने पढ़ी ही नहीं, हाइड्रोकार्बन जिसने पढ़ा नहीं, जो सीधा उसने यही लैंड अप कर दिया, उसने सीधी लैंडिंग यही करी है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में। तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। बाकी जो बिल्कुल लेक्चर सीक्वेंस में आप देख रहे हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हर चीज का, हर एनसीईआरटी का हर चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, पॉम, फिर फिनॉल आएगा, फिर मॉप आएगा, फिर कहीं ना कहीं तेरा लास्ट में इथेनॉल आ जाएगा, ठीक है। तो
ये अपनी काई की सीक्वेंस है सर एसिडिक स्ट्रेंथ की। मतलब सर जो pKa है ना, pKa उसकी सीक्वेंस इसकी अपोजिट होगी। तो यहाँ पर pKa की वैल्यू दे रखी है, तो इसको तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया, और जो यहाँ पर दे रखा है वही चीज़ आपको यहाँ पर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी एग्जाम्पल दे रखे थे वो सब की मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बता दी है। साथ में इनकी pKa वैल्यू दे रखी है। मतलब जिनकी जो इनकी pKa वैल्यू का सीक्वेंस होगा ना, उसके अपोजिट सीक्वेंस हमारा किसका आएगा सर, एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa के बीच में कैसा रिलेशन है सर, इनवर्सली रिलेशन है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप इनहेंसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल की जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ना, उससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, अगर तू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, अगर तू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दे, जैसे नाइट्रो ग्रुप तूने लगा दिया। देख तूने नाइट्रो ग्रुप जैसे जैसे लगा दिया ना, वैसे वैसे फिनॉल से ज्यादा तेरी एसिडिक स्ट्रेंथ आ चुकी है। वही बात तो वो बोल रहे हैं, वही बात तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम नाइट्रो ग्रुप लगा दे, क्योंकि वो तेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सर, तो कहीं ना कहीं तेरी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी फिनॉल के कंपेयर में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्रिसोल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। देख ये सारे क्रिसोल है अपने, ये क्रिसोल है अपने, तो क्रिसोल अपने एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के बाद आ रहे हैं ना, मतलब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से क्या सर, कम है। तो वो बात हमने यहाँ पर देख ही ली। तो बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट अगर क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल रिवीजन भी बिल्कुल टाइम टू टाइम कर रहे हैं ना, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत हमको नीट 2025 के पेपर में नहीं आने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व्ड एग्जांपल है एग्जांपल 7.4। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, और यहाँ पर हमको क्या लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस लगानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी नाम दे रखे थे उनका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया है। ये अपना क्या सर, प्रोपेन 1 है। ये अपना क्या सर, 3 नाइट्रोफिनॉल है। ये अपना क्या सर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। भाई ये बहुत तगड़ा है भाई। यहाँ पर NO2 ग्रुप 3 लगा दिए, 2 तेरे ऑर्थो पोजीशन पे और 1 तेरा पैरा पोजीशन पे। और ऑर्थो एंड पैरा पे हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। पर यहाँ पर तेरे 3 माइनस आर हो गए, मतलब यहाँ पर तेरे 3 माइनस आर हो गए, तो यहाँ पर तेरा एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत भयंकर नहीं आ जाएगा, बहुत खतरनाक एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा इसका। इसको बोलते हैं अपन पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ये, पिक्रिक एसिड होता है। ठीक है, फिर आएगा अपना 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, फिर ये अपना फिनॉल, फिर ये अपना 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, 4 मिथाइल फिनॉल। तो देख एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूं, इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं, सॉरी इसको 5 बोल दूं, और इसको अगर 6 बोल दूं ना, तो सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है भाई किसकी होगी, पिक्रिक एसिड की होगी। क्योंकि इसके पास 3 माइनस आर ग्रुप लगे हुए हैं, और हमने ऊपर देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे थे, तो सबसे पहले माइनस आर ही तो चेक करते हैं अपन यार। ठीक है, तो माइनस आर सबसे ज्यादा इस पे है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी सर, 3 की हो गई। ठीक है, उसके बाद किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि इसके पास 2 माइनस आर वाले लगे हुए हैं, 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर किसकी होगी, 4 की होगी। फिर उसके बाद देखते हैं अपन, फिर इसके पास 1 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पास भी, इसकी भी होगी सही। ठीक है, तो फिर आएगा अपना 2, फिर उसके बाद आएगा अपना फिनॉल आएगा, रुक जा, हाँ उसके बाद क्या आएगा अपना फिनॉल आएगा, ये आ गया अपना 5। फिर क्या आएगा अपना, ये क्या शो कर रहा है, प्लस H शो कर रहा है। ठीक है, प्लस H शो कर रहा है, तो प्लस H वाला कहाँ है भाई, प्लस H तो बहुत दूर आता है, देखिए यहाँ आ रहा है प्लस H। ठीक है, तो आ गया अपना, ये आ गया अपना 6। फिर आएगा अपना लास्ट में अल्कोहल, जो अपना ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। क्योंकि हमको पता है ये बाकी सारे तो क्या थे, फिनॉल थे, क्योंकि इनमें एक फिनॉल बना हुआ है, बेंजीन खुपड़ी में OH, तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ तो अल्कोहल से ज्यादा होती है ना भाई, तो अल्कोहल को हम लास्ट में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी दे रखा है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। यहाँ से एक लाइन आपको अगर बताऊं, तो जो नाइट्रोफिनॉल होते हैं ना, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ तेरी फिनॉल से ज्यादा है, और जो तेरे क्रिसॉल होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ तेरी कहीं ना कहीं फिनॉल से कम है। और क्रिसॉल से भी कम किसकी है भाई, अल्कोहल की है, क्योंकि क्रिसॉल तो कहीं ना कहीं, फिनॉल तो है ना उनमें, बेंजीन खुपड़ी में OH तो लगा हुआ, समझ में आ रही बात। तो क्रिसॉल से भी कम किसकी है, अपनी इथेनॉल की है, या फिर मैं बात करूं अल्कोहल की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, अच्छे से समझ में आपको आ भी गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड लेते हुए हम कवर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जो अगला टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दिखेगा वो टॉपिक है अपना ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन मतलब सर ईस्टर का फॉर्मेशन।
ठीक है। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, ये अपना ईस्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ईस्टर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं आपको स्टार्ट करा रहा था चैप्टर, वहां पर मैंने आपको बोला था कि एक कंसेप्ट वहां पर छोड़ा था आपके लिए, मैंने आपको बोला था कि जब आगे ये यूज आएगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो वही कंसेप्ट में यहाँ पर दोबारा से लिखा है आपके लिए, एसिड प्लस एल्कोहल गिब्स, फिर यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, H प्लस दे रखा है। ये H प्लस तुम्हारा कहाँ से आया पता है, H2SO4 से आया। कहाँ से आया तुम्हारा, H2SO4 से आया। ये अपना बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देख, अब तुम्हारा जो एसिड है, ठीक है, तुम्हारा जो एसिड है, हमने जो बोला था, जो खेल हम चलाते थे कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, वो सिर्फ अल्कोहल के लिए था क्या, नहीं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्कोहल के लिए भी लागू है एंड एसिड के लिए भी लागू है वो, ठीक है। तो ये अपना एसिड है सर, ठीक है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं क्या कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, यस सर देख सकते हैं। अब ध्यान से देख, अब एसिड के सामने क्या लिखा हुआ था सर, अल्कोहल लिखा हुआ था, और एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो अल्कोहल से तो ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब एसिड के सामने अपने से कमजोर वाला बंदा रखा हुआ है, अपने से जो कमजोर है अल्कोहल वो रखा हुआ है। तो ये एसिड ने सोचा कि कौन सा बॉन्ड तोड़ूं सर, OH बॉन्ड तोड़ूं, ठीक है, क्योंकि इसे कमजोर आगे रखा हुआ है, ठीक है। पर फिर उसने आगे देखा, आगे तो सर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रखा हुआ है, H2SO4 रखा हुआ है। ये जो प्लस चार्ज आया, ये जो प्रोटॉन आया, ये कहीं ना कहीं कहाँ से आया, अपना H2SO4 से आया है। तो एसिड ने देखा आगे, ये कोई एक नॉर्मल एसिड है अपना ये वाला। एसिड ने पहले अल्कोहल को देखा, अल्कोहल उससे कमजोर था, तो उसने सोचा कि मैं अपना OH बॉन्ड तोड़ता हूँ। फिर उसने देखा आगे, आगे तो सर एक स्ट्रॉन्ग एसिड रखा हुआ है, तो अब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आगे, तो अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, वो CO बॉन्ड तोड़ेगा। तो जो ये एसिड है ना ये वाला, ये कंफ्यूज हो गया कि मैं OH बॉन्ड तोड़ूं कि मैं CO बॉन्ड तोड़ूं। ये कंफ्यूज हो गया सर, क्योंकि ये जब अल्कोहल को देख रहा है, अल्कोहल उससे वीक है, तो ये अपना OH बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है। और जब उसने अपने से भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ वाले को देख लिया, उसने H2SO4 को देख लिया, वो कहीं ना कहीं अब अपना CO बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है। तो अब जो ये एसिड है ये कंफ्यूज हो गया सर, ये कंफ्यूज हो गया कि ये अपन अब CO बॉन्ड तोड़े या अपन OH बॉन्ड तोड़े, ठीक है। तो ऐसे केस में जब अपना कोई बंदा कंफ्यूज हो जाए, तो हमको क्या करना होता है, पानी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, पानी निकालना होता है। और पानी निकालना मतलब -H2O, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, ऑक्सीजन अपन कहाँ से निकालते हैं, ऑक्सीजन वहां से निकालते हैं जिसके पास ऑक्सीजन क्या हो, ज्यादा हो। ऑक्सीजन अपन कहाँ से निकालते हैं, जिसके पास ऑक्सीजन क्या हो सर, ज्यादा हो, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ये। तो ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये हम कहाँ से निकालेंगे, जिसके पास ऑक्सीजन तेरा ज्यादा प्रेजेंट होगा। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर कंक्लूजन इतना है कि यहाँ पर अगर तुमको कभी कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पर तो सर CO बॉन्ड भी टूट रहा है और OH बॉन्ड भी टूट रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पानी निकाल देना है। और पानी निकालते टाइम तुमको ऑक्सीजन कहाँ से लेना है, जहां से ऑक्सीजन जिसके पास ज्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल करके देखते हैं अपन। ये हमारा एसिड है, एक नॉर्मल एसिड, ये सामने पे अल्कोहल लिख दिया और सामने लिख दिया कोई स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एसिड है, ये जो एसिड है ना सर हमारा, ठीक है, तो ये अब कंफ्यूज हो गया कि सर हम क्या निकालें, OH बॉन्ड तोड़ें या CO बॉन्ड तोड़ें। तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पानी निकाल देते हैं, ठीक है। तो पानी निकालने के लिए -H2O करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक H हटाया, ये मैंने दूसरा H हटाया, ठीक है। अब मुझे ऑक्सीजन हटाना है। अल्कोहल में तेरा सिर्फ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये पर यहाँ पर तेरे देख एसिड में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन तू कहाँ से हटाने वाला है, एसिड वाले पार्ट से हटाएगा, मतलब तेरे को ये वाला ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। अब बाकी जो तेरे को जो भी चीज दिख रहा है ना, उसको तू जोड़ दे। देख क्या बना अपना CH3, यस सर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C के ऊपर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से क्या जोड़ेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर लगा हुआ CH3। ये हमारा बन गया सर आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ये काटा हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, -H2O किया है, ये मेरा आ गया आंसर। ये क्या है मेरा सर, RC डबल बॉन्ड OOR, सर ये तो ईस्टर बन गया, सर ये तो ईस्टर बन गया। तो इसी को तो बोलते हैं अपन ईस्टरीफिकेशन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास मान ले ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक है, ये अपना क्या है सर, ये अपना क्या है, एसिड है, ठीक है। एसिड ने जब आगे फिनॉल को देखा, तो उसने सोचा कि अपना OH बॉन्ड तोड़ता हूं, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ तो एसिड की ज्यादा होगी, फिनॉल की कम होगी। पर फिर उसने आगे देखा कि अपने से भी भयंकर एसिड खड़ा है आगे, तो फिर अब वो सोच रहा है कि अपना CO बॉन्ड तोड़ो। तो यहाँ पर जो अपना एसिड है वो कंफ्यूज हो चुका है। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना होता है, पानी निकालना होता है। पानी निकालने के लिए
H तो मैंने काट दिया, ऑक्सीजन में कहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं, क्योंकि एसिड के पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अपन कहाँ से हटाते हैं, जहां जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। अब बाकी जो भी दिख रहा है आपको उसको जोड़ दो। देख क्या लिखा हुआ है, CH3, यस सर। C डबल बॉन्ड O, यस सर। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा अपना, ऑक्सीजन जुड़ गया, यस सर। और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है अपना, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मेरा क्या बन गया सर, ईस्टर बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। R C डबल बॉन्ड O O R, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको तो अपन R बोलते हैं, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है R बोलते हैं इसको। और इसको अपन क्या बोलते हैं, AR बोलते हैं, क्योंकि ये अपना एराइल ग्रुप है। क्या बोलते हैं इसको, एराइल ग्रुप है, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, AR बोलेंगे, एराइल ग्रुप। तो यहाँ पर देख, इन्होंने एराइल ग्रुप से भी बता रखा है और नॉर्मल R से भी बता रखा है। यहाँ पर भी देख, हम एक बार एराइल वाला भी ले सकते हैं और R भी ले सकते हैं। यहाँ पर देख R ले रखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हो कि एराइल क्या हुआ, एल्काइल क्या हुआ, तो मैं आप बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब वही जो रिएक्शन मैंने आपको 2 यहाँ पर कराई ना, एक तो मैंने आपको एल्काइल अल्कोहल के साथ करा दी और एक मैंने एराइल अल्कोहल के साथ करा दी। तो वही यहाँ पर दे रखा है ये वाला, तो इसको आप देख लेना, वही चीज़ है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत हो गई ना, ये जो रिएक्शन है सर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब हमने ईस्टर तो बना दिया और इसमें से पानी भी निकल गया। ठीक है, पानी निकाला हमने, पर जो ये ईस्टर है ना, ये वापस से पानी के साथ रिएक्ट करके वापस से ये क्या बना देता है, एसिड एंड अल्कोहल बना देता है। मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड चलने लग जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। फॉरवर्ड चल रही है, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, मतलब ये ऐसी चलती रहेगी। पर हमको तो कहीं ना कहीं ईस्टर बनाना है, हमको तो ईस्ट्रिफिकेशन करना है ना। तो हम चाहते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन ना जाए, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड ना जाए तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो वाटर बन रहा है ना, तो वाटर को अगर हम हटा दें, तो ईस्टर तेरा वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के मुझे, जब ईस्टर के साथ वाटर बन रहा है, तो वहां पर मुझे वाटर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और वाटर को अगर हटाना है तो मतलब मुझे पानी को कम करना है, डिहाइड्रेट करना है। तो यहाँ पर तेरे को चाहिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन यूज करते हैं अपन, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 अपना एक क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं सर, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देख क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O O CO R, ये होता है अपना एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मैंने R डैश इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो यहाँ पर R होगा प्रेजेंट ना, उसके अलावा कोई R यहाँ पर लगा हुआ है। एक सेकेंड रुक जाओ, अगर यहाँ पर मैं इसको R ले लूँ, इसको अगर मैं R ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये R डैश का मतलब कि यहाँ पर कोई और R ले रखा है हमने। यहाँ पर जो R यहाँ पर लेना है वो R यहाँ पर नहीं ले रखा है, यहाँ पर दूसरे R ले रखे हैं हमने। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं CH3 लूंगा तो यहाँ पर मान ले मैंने C2H5 ले लिया, तो यहाँ पर ये भी क्या अपना C2H5 है। ठीक है, तो R डैश का मतलब ये है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं सर, अल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं सर, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। ठीक है, सामने पे देख क्या देख रखा है, वही वापस से स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। ठीक है, तो अल्कोहल के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, तो अल्कोहल ने अपना कौन सा बॉन्ड तोड़ना है सर, OH बॉन्ड तोड़ना है, ये तोड़ दिया, तो ये प्लस आ गया, पीछे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ध्यान से देख, ये एसिड एनहाइड्राइड है, तो इसके पास तो OH बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर तो ये CO बॉन्ड टूट रहा है, इसका ये CO बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से टूट जाता है ये। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो यहाँ पर ये जो टूट गया तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया और कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब जो माइनस वाला है वो तेरा प्लस के साथ चला गया और जो प्लस वाला है वो तेरा माइनस के साथ चला गया। तो यहाँ पर तेरा क्या बन जाएगा आंसर देख, CH3 O के साथ तेरा क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, तो ये तेरा R डैश। तो ये क्या बन गया, RCOOR, ये तो सर अपना ईस्टर बन गया। तो यहाँ पर भी वापस से हमारा ईस्टर बन गया, ये बन गया हमारा ईस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस हो गई। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्या है सर, क्लियर है। बाकी यहाँ पर माइनस को प्लस के साथ अगर मैं जोड़ता तो क्या बन जाएगा मेरा, R डैश C डबल बॉन्ड O और ये H, ये मेरा बन गया सर एसिड, ये मेरा बन गया एसिड। तो यहाँ पर अगर अल्कोहल तेरा एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो या तो तेरा अल्कोहल या तो तेरा ईस्टर बन रहा है, ठीक है, जो मेन मेरे को चाहिए, या तो तेरा कहीं ना कहीं क्या बन जा रहा है, साथ में एसिड भी बन जा रहा है। देख, एक तो मेरा ईस्टर बन गया, एक मेरा क्या बन गया सर, एसिड बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं R यूज़ कर रहा हूँ ना, उसकी जगह में मैं एराइल भी यूज़ कर सकता था, जैसे अगले क्वेश्चन में मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फिनॉल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये अपना क्या एराइल है, AR। ठीक है, उसकी रिएक्शन में एसिड एनहाइड्राइड के साथ कर रहा हूँ,
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये H किया, ये O माइनस हो गया, H प्लस और O माइनस। यहाँ पर अगर मैं तोड़ूँ तो कार्बन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। माइनस को प्लस के साथ जोड़ दे और प्लस को माइनस के साथ जोड़ दे तो देख क्या बन जाएगा तेरा। ये मैंने वैसे का वैसे लिखा, ठीक है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो माइनस प्लस वाला क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O R डैश। एक तो ये आ गया अपना, ये क्या है अपना RCOOR, ये अपना क्या हो गया, ईस्टर हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, R डैश C डबल बॉन्ड O और माइनस में मैंने प्लस वाला लगा दिया, प्लस वाला क्या H, तो ये अपना एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिड बन गया। तो देख यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो ईस्टर बन रहा है और एक मेरा क्या बन रहा है सर, एसिड बन रहा है। तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का। ये हमारा क्या सर, मिथेनॉल है, मतलब एल्कोहल है। सामने पे इन्होंने देखिए क्या दे दिया, RCOCl, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, एक बेस ले लिया, बेस ले लिया। कौन सा बेस ले लिया, पायरिडीन ले लिया। ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर होता है और मैंने आपको बताया था पायरिडीन अपना बेस होता है। और पायरिडीन अगर बेस है तो एल्कोहल अपना कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा सर, CO बॉन्ड तोड़ेगा या OH बॉन्ड तोड़ेगा सर, ये अपना OH बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया तेरा। हमको पता है सर हेलोजन जो होता है ना, उनकी भागने की क्षमता बहुत भयंकर होती है। तो Cl माइनस लेके भाग गया, पीछे आ गया तेरा प्लस, माइनस वाला तेरा प्लस पे आ गया तो ये तेरा HCl तो बन जाएगा, ठीक है। और जो तेरा प्लस वाला है ना वो तेरा माइनस पे लग जाएगा तो ये तेरा बन जाएगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O और ये तेरा R डैश। मतलब ये क्या बन गया तेरा, ईस्टर बन गया। तो यहाँ पर तेरा ईस्टर बनेगा, साथ साथ तेरा HCl भी बनेगा। ये देख, एक तो ईस्टर बन गया, एक तेरा HCl बन गया। तो ये हमने कौन सा वाला किया, जब हम R ले रहे हैं, ROH। अब मैं यूज कर रहा हूँ AROH, मतलब एराइल ग्रुप लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फिनॉल के साथ कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो वापस वही, ये Cl माइनस लेके भाग जाएगा, ये H प्लस और ये ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पर पीछे प्लस आ गया, माइनस वाला तेरा प्लस पे चला जाएगा और जो प्लस वाला है ना वो तेरा माइनस पे लग जाएगा। तो तेरा आंसर क्या आने वाला है सर, एक तो तेरा HCl आ ही जाएगा, दूसरा क्या आएगा तेरा, ये बनाया तूने एराइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, माइनस पे तेरा प्लस वाला जुड़ेगा, प्लस वाला क्या, C डबल बॉन्ड O और ये R डैश। ये बन गया तेरा ईस्टर। तो एक तो तेरा ईस्टर बन गया और एक तेरा HCl बन गया, वो यहाँ पर तुमको दिख ही रहा है, एक ईस्टर बन गया, एक HCl बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, हमको कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर हमने OH बॉन्ड क्यों तोड़ा, क्योंकि जो मेरा पायरिडीन है ना सर, जो मेरा पायरिडीन है वो क्या करे, कहीं ना कहीं एक बेस है, और जब बेस रख दिया जाता है अल्कोहल के सामने तो मैं OH बॉन्ड तोड़ता हूँ। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में खेल बताया था वही खेल सारी हम चला रहे हैं, और उसी खेल से हमारी जो एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शन दे रखी है सारी हम उस एक खेल से सॉल्व कर रहे हैं। हमारा कंसेप्ट हमको हर क्वेश्चन के साथ चेंज नहीं करना, कंसेप्ट अगर एक है और उसी के साथ हम सारी रिएक्शन सॉल्व कर दें तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा वो हमको अगर पता है ना तो हम सारा खेल उसी से खेल सकते हैं। बाकी ये आपको कोई और नहीं बताएगा, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है, किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, तो ये ऐसी चीजें जो खुद से निकाली जाती है, जो पर ये जो एक्चुअल कंसेप्ट ही नहीं है, ये कंसेप्ट तो है पर ये एक्चुअल नहीं है, मतलब जो किताबों में आपको दिखाई देंगे डायरेक्टली, ये तो खुद से तैयार किए गए हैं, तो आपको ये कोई और टीचर नहीं बताएगा। और ये जो कंसेप्ट मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं ना, ये आपके सब जगह लगेंगे, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर लग गए तो कहीं और नहीं लगेंगे, सब जगह आपके लगेंगे, पूरे एल्कोहल और पूरे एसिड वाले रिएक्शंस में, ठीक है। तो आपको ये सब यही मिलेंगे। बाकी यहाँ पर हिस्ट्रिफिकेशन दे रखा है, ठीक है सर। यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारी रिएक्शंस दे रखी थी, ठीक है, वो जो मैंने आपको बातें बताई वो सब यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर ये, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। मतलब सैलिसाइलिक एसिड मेरे पास है, उसका अगर मैं एसिटाइलेशन करता हूँ ना तो मेरा कहीं ना कहीं आंसर आने वाला है एस्पिरिन मेरा बन जाएगा, एस्पिरिन मेरा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताता हूँ। देख, एसिटाइलेशन का मतलब होता है सर, एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटिल ग्रुप का जुड़ना, एसिटिल ग्रुप का जुड़ना सर। एसिटिल ग्रुप मतलब ये होता है एसिटिल ग्रुप अपना CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये अपना एसिटिल ग्रुप है, ठीक है। एक कार्बन मतलब फॉर्म, दो कार्बन मतलब एसेट, तो ये अपना एसिटिल ग्रुप है, ठीक है। ये अपना क्या है सर, एसिटिल ग्रुप है। तो इसका जुड़ना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एसिटाइलेशन, ठीक है। ये शब्द अपना कहाँ पे आया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था फ्रीडिल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास बेंजीन थी और यहाँ पर रिएजेंट ये रहते थे, मेरे को पता था, मैंने आपको बता रखा था। वहां पर क्या करते थे अपन, क्लोरीन को अंगूठे से दबाया, बाकी जो भी बचा उसको बेंजीन की खोपड़ी में लगा दो, ठीक है। तो बाकी जो भी बचा, देख क्या बचा है सर, ये तो एसिटिल ग्रुप बचा हुआ है,
तो मैंने एसिटिल ग्रुप को बेंजीन की खोपड़ी में लगा दिया। तभी तो इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो ये सब वहां पर भी यूज किया गया था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर लिखा हुआ क्या है कि जो सैलिसाइलिक एसिड है उसके मैं उसमें मैं अगर क्या अटैच करा दूं, एसिटिल ग्रुप अटैच करा दूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरा एस्प्रिन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ले लिया मैंने सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, बेंजीन की खोपड़ी में COH लगा दिया और उसके ऑर्थो पोजीशन पे तुमको क्या लगाना है, OH लगाना है। तो ये तेरा बन जाएगा सर सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये सैलिसाइलिक एसिड है सर। ठीक है, सामने पे मैं क्या ले रहा हूँ सर, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक मतलब 2 कार्बन वाला, तो यहाँ से 1 और ये 2। ठीक है, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है अपना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और सामने पे क्या दे रखा है हमको, कोई H+ दे रखा है जो कहीं कहीं ना कहीं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर देख ये अपना अल्कोहल है OH। ठीक है, अब ध्यान से देख मेरे भाई, यहाँ पर क्या परसेंट है, H+ परसेंट है जो कहीं ना कहीं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा। तो ये अपना कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा भाई, ये अपना OH बॉन्ड तोड़ेगा या CO बॉन्ड तोड़ेगा। अरे मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है, ये CO बॉन्ड तोड़ेगा। तो CO बॉन्ड टूट गया तो OH माइनस और इधर प्लस आ गया तेरा। अब प्लस में तेरा यहाँ का कहीं ना कहीं माइनस वाला आएगा, ये यहाँ से टूटता था, ये माइनस ऑक्सीजन कार्बन प्लस, तो प्लस वाले में तेरा माइनस वाला आएगा, ये आ गया तेरा माइनस वाला। तो अगर तू यहाँ पर इसको अटैच करा दे तो क्या बन जाएगा तेरा, ये तूने बनाया बेंजीन, खोपड़ी में COH है, यस सर। यहाँ पर तूने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया तेरा सर एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या, नहीं सर रटना नहीं है, हमको पता होना चाहिए। सैलिसाइलिक एसिड था, उसके साथ हमने किसकी रिएक्शन कराई सर, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारा बन गया सर एस्पिरिन। और अगर एस्पिरिन का तुम स्ट्रक्चर भी ध्यान रखोगे तो ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो एस्पिरिन का तुम स्ट्रक्चर भी ध्यान रख सकते हो। बेंजीन की खोपड़ी में COH है और ऑर्थो पोजीशन पे तुमको क्या लगा देना है, OCOCH3, OCOCH3, OCOCH3। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये हमारा एस्पिरिन बन गया। मतलब चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, ठीक है, हम अगर CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा वो कंसेप्ट जानते हैं ना, तो देख एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया, मतलब सारे क्वेश्चन उसी से अपने सॉल्व हो रहे हैं। तो देख ले कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं इस सबको छोड़ दूं, अपना अभी तक कितने घंटे का वीडियो शूट हुआ होगा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का हुआ होगा, ये सब अगर तू भूल जाए और बस एक लाइन ध्यान रख ले, CO बॉन्ड कब टूटेगा और कब OH बॉन्ड टूटेगा और कैसे CO बॉन्ड तोड़ते हैं, कैसे OH बॉन्ड तोड़ते हैं, तो सारी रिएक्शंस तो सॉल्व कर सकता था कि नहीं कर सकता था, कर सकता था यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो अपना, आप सबको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। बाकी अब हम बात करते हैं एस्पिरिन की। सर ये एस्पिरिन सुना सुना लग रहा है, सर ये एस्पिरिन सुना सुना लग रहा है। अरे मेरे भाई ये पेन किलर है भाई, पेन किलर। पेन किलर को बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं अपन, एनाल्जेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। ये अपना पेन किलर है। ठीक है, साथ में ये अपना क्या होता है, क्लॉट बस्टर होता है। क्लॉट बस्टर मतलब जो हमारे क्लॉट बन जाते हैं ना वेसल्स में, तो ये क्लॉट को बस्ट करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, खून को अपना पतला करता है, खून को क्या करता है, पतला करता है। ठीक है सर, जब हमको मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है ना, तो हमारे ना जो प्लेटलेट्स जो हमारे ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। ठीक है, और ऊपर से मैंने एस्पिरिन दे दिया बंदे को, तो बंदा का पहले ही प्लेटलेट्स कम है भाई, तुम उसको और क्लॉट बस्टर अगर दे दोगे तो उसका तो खेल ही नहीं पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी डेंगू के पेशेंट को ना एस्पिरिन मत दे देना, कभी भी डेंगू के पेशेंट को एस्पिरिन मत दे देना, क्योंकि उसके पास पहले ही प्लेटलेट्स कम है और तुम यहाँ पर एस्पिरिन उसको दे रहे हो जो खून को और पतला करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना क्या सर, क्लॉट बस्टर है। ठीक है, तो एस्पिरिन अपन किसको नहीं देते, डेंगू के पेशेंट को नहीं देते। फिर अपन बात करते हैं दो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको अपन बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसको अपन दो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, जो कि इसका IUPAC नेम है। फिर अपन इसको एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं, एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड में ही हमने क्या कौन सा ग्रुप जोड़ा हुआ है, एसिटिल ग्रुप जोड़ा हुआ है। तो एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड भी इसको हम बोल सकते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है सर, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर वही चीज मैंने बता दी, सैलिसाइलिक एसिड है, उसमें क्या जोड़ दिया सर, एसिटिल ग्रुप जोड़ दिया, ये मेरा एस्पिरिन बन गया। ठीक है, बाकी पूरा जो रिएक्शन है वो मेन रिएक्शन अपनी ये है, जिससे मैंने आपको एस्पिरिन बना के दिखा दिया। और जो हमारा एस्पिरिन है वो क्या है, एनाल्जेसिक है, मतलब वो अपना पेन किलर है, पेन को मारने का काम कम करेगा, मतलब पेन को कम करने का काम करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ।
अब जितनी भी हमने रिएक्शन देखी सर, वहां पर एक चीज कॉमन थी, वहां पर OH बॉन्ड टूट रहा था, और OH बॉन्ड टूट रहा था तो H+ निकल रहा था। मतलब वहां पर ना जो हमारा एल्कोहल है या फिनॉल है वो एसिड की तरह काम कर रहा है भाई, क्योंकि वो H+ आयन प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर ना जब हम अब बात करते हैं तो अब हम उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जहां पर अपना CO बॉन्ड टूटेगा सर, CO बॉन्ड टूटेगा, और CO बॉन्ड अगर टूटेगा तो तेरे को पता है ना कि OH- आयन निकलने वाला है। मतलब यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, बेस की तरह काम करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज, मतलब तोड़ना ऑफ CO बॉन्ड इन एल्कोहल। ठीक है, और ये मुझे पता है सर, जब जब CO बॉन्ड टूटेगा वो टर्शरी अल्कोहल में आसानी से टूट जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में, और सर प्राइमरी अल्कोहल तो बहुत लेट में यहाँ पर CO बॉन्ड तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तेरा अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, इधर तेरा प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब पहली रिएक्शन जो आती है इसमें वो आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे HCl हो गया। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, और मेरे को पता है सर जैसे HCl हो जाता था, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड होते थे ना HX वाले, तो उसके चक्कर में हमारा कौन सा बॉन्ड टूटता था, एल्कोहल का सर CO बॉन्ड तोड़ता था। हमने पहले पेज में ये सीख लिया। ठीक है, तो ये चीज ना मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखी है, जब मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलोएरीन का चैप्टर पढ़ाया था, वहां पर जो लेक्चर नंबर 2 है ना, वो पूरा मैंने यहाँ पर डिटेल्ड में आपको ये चीज पढ़ा रखी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कोहल की रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो आप वहां पर जाके इसको रिफर कर सकते हो, हेलो एल्केन और हेलोएरीन टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 देख लेना। ठीक है, वहां पर मैंने आपको लुकास टेस्ट भी बताया था, वहां पर मैंने बताया था लुकास टेस्ट में 3 डिग्री वाला आराम से दे देगा, 2 डिग्री थोड़ा टाइम लगाएगा, और 1 डिग्री बहुत कम टाइम लगाएगा। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो मैं करा देता हूँ, बाकी आपको मेनली अगर इसको पढ़ना है डिटेल में तो आपको हेलो एल्केन और हेलोएरीन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा। बाकी जो एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं वो मैं करा देता हूँ। ये मेरे पास अल्कोहल है, ये मेरे पास सामने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया, जैसे HCl ले लिया मैंने। सर HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा सर, CO बॉन्ड तोड़ेगा। ये थोड़ा CO बॉन्ड, तो इधर माइनस इधर पॉजिटिव। HX कैसे टूटता है सर, H+ और X-, प्लस वाला सर मेरा माइनस पे चला गया, ये तो मेरा वाटर बन गया, ये साइड प्रोडक्ट है। पर मेरा मेरा जो मेन प्रोडक्ट बना वो क्या बना सर, RX बन गया। क्या बन गया सर, RX बन गया, मतलब सर एल्काइल हैलाइड बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब अगर बात करें आगे की, ये मेरे पास क्या सर, एल्कोहल है। ठीक है, सामने पे ले लिया इन्होंने HCl एंड ZnCl2। सर ये तो लुकास रिएजेंट है, सर ये तो लुकास रिएजेंट है। ठीक है सर, कैसे टूटेगा, H+Cl- आयन। ठीक है, कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा सर, CO बॉन्ड तोड़ेगा, CO बॉन्ड टूट गया, O- कार्बन पे प्लस। अब प्लस वाला तेरा माइनस पे चला गया, माइनस वाला तेरा प्लस पे चला गया, मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, CH3 CH2, ऊपर क्या अपना CH3। ठीक है, रुक जा, ये अपना CH है। ठीक है, क्योंकि हमें वैलेंसी पूरी करनी है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा अपना, प्लस में क्या लग जाएगा, माइनस वाला, ये लग गया क्लोरीन। तो ये मेरा एल्काइल हैलाइड बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से अपन रिएक्शन कर सकते हैं एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा। सर एक बात तुमने गौर की, अगर CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ये कंसेप्ट अगर पता है ना, तो देख सारी रिएक्शन उसी से निकल रही है यार। कोई क्या नया कंसेप्ट मैंने आपको बीच में सिखाया गया, नहीं भाई, एक कंसेप्ट से ही अपना पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो गया है। और जब अगले चैप्टर में अपन एसिड देखेंगे ना, वहां पर भी मैं आपको वही कंसेप्ट यूज कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है सर अल्कोहल और एसिड में एक ही कंसेप्ट यूज होता है सर, CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है सर, अब अगली रिएक्शन देखेंगे अपन, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड, मतलब सर PX3। अरे भाई ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब PX3 अगर किसी अल्कोहल के सामने आ जाए ना, तो हम अपना CO बॉन्ड तोड़ते थे। ठीक है, CO बॉन्ड तोड़ते थे, और ये भी आपको मैंने हेलो एल्केन में पढ़ा रखा है। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप रिफर कर सकते हो हेलो एल्केन और हेलोएरीन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। बाकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है, वो मैं आपको करा देता हूँ। ये जो PX3 था ना, मैंने आपको बताया था कि ये या तो PXCl3 होगा या तो ये PBr3 होगा। यहाँ पर ये PCl3 हो सकता है या PBr3 हो सकता है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये अपना PCl3 है। ठीक है, तो यहाँ से तेरा नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकल जाएगा, Cl- आयन निकलेगा। यहाँ पर अपने को पता है कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा, तो ये माइनस और ये प्लस, और प्लस वाले पे क्या चला जाएगा, माइनस वाला चला जाएगा। यहाँ पर तेरा क्या बन जाएगा, RCl बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है यार, कंसेप्ट पूरे क्लियर है अपने, और हमको सोचने का तरीका मिल गया, तो हमारी रिएक्शंस बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो रही हैं।
फिर अगली रिएक्शन आती है सर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बताऊँ कहाँ पढ़ाया हूँ सर? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अगर तुम लेक्चर नंबर 14 देखोगे ना, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बिल्कुल डिटेल में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको करा चुका हूँ। तभी तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, जीओसी चैप्टर में इतना टाइम लगा के आपको पढ़ाया, ताकि वहां पर जो कंसेप्ट आपको मैं सिखाई वही कंसेप्ट आपके आगे फ्यूचर में आगे वाले चैप्टर में यूज आ रहे हैं। और यहाँ पर हमको टाइम कम लग रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लेक्चर नंबर 14 को रिफर कर सकते हो। बाकी जितना यहाँ पर दे रखा है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। देख, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर तेरा कौन सा बॉन्ड टूटेगा? CO बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ना अल्कोहल के सामने तेरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रख दिया जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? या तो H2SO4 होता है या तेरा H3PO4 होता है। और मेरे को पता है सर, अल्कोहल के सामने स्ट्रॉन्ग एसिड रख देते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटता है सर? CO बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सर CO बॉन्ड टूटेगा, यस सर। और CO बॉन्ड जब जब टूटता है तो सबसे जल्दी टर्चरी में टूट जाता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल में, और सबसे कम टाइम, सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाला प्राइमरी अल्कोहल में। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसके साथ है यहाँ पर? टर्चरी अल्कोहल के साथ है। तो ये मैंने 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री भी लिख दिया। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता था? कार्बोकेटाइन बनता था। अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी टॉपिक कौन सा था जो हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था? एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब यहाँ पर एसिड प्रेजेंट होता है, तो कौन सा एसिड होता है सर? कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्ट बनता था, बताओ क्या बनता था सर? एल्कीन्स बनते थे सर, एल्कीन्स बनते थे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी करा के दिखा देता हूँ। अब देख, ये मेरा कैसा अल्कोहल है सर? 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो तेरा एक कार्बन से लगा है सर, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल है, सामने पे तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड रख दिया। टेम्परेचर तुम कितना यूज कर रहे हो सर? 443 केल्विन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कैसे सिखाया था सर? H+ आयन ने OH को देखा सर, H+ ने OH को देखा और वो OH को भगा दिया उसने। मतलब H+ यहाँ खड़ा है, उसने दूर देखा OH खड़ा है वहां पे, OH को भगा दिया उसने। और OH को उसने भगाया तो यहाँ पर क्या बन गया? CH3 CH2 हुआ। पर OH को H+ ने भगा तो दिया, पर जो अपना प्लस चार्ज है ना, वो इस कार्बन को वो छोड़ देता है। गलती से यहाँ पर उसने अपना प्लस चार्ज छोड़ दिया। ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पर मैंने आपको जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया था उस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ आपको। हालांकि मैं यहाँ पर आपको ये भी पढ़ा सकता था कि CO बॉन्ड टूटेगा, तो CO बॉन्ड तोड़ के भी आपको सॉल्व करवा सकता हूँ, पर मैं आपको जैसे वहां पर पढ़ाया था ना, वो कंसेप्ट यूज करते हुए यहीं पे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो H+ इधर खड़ा है, उसने OH को देखा, ठीक है। तो H+ सोच रहा है कि OH को भगा देता हूँ, मैं वाटर बना देता हूँ। पर H+ ने OH को भगा तो दिया, पर जो अपना प्लस चार्ज था ना, वो कहीं ना कहीं जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ था उस कार्बन पे अपना प्लस चार्ज छोड़ दिया। देख, प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो OH तो भाग गया, H+ आयन OH लेके भाग गया, पर अपने पास अब ऐसा बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। तभी तो बोलते हैं अपन कि यहाँ पर अपन इंटरमीडिएट क्या बनता है? हमारा कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन का जब जब बनेगा हम उसके रीअरेंजमेंट करके उसको मोर स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर तेरा जो कार्बोकेटाइन है उसका मोर स्टेबल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ना भाई, यही अपना मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो जो ये प्लस चार्ज है ना, वो यहाँ पर गिर जाएगा। देखिए, यहाँ पर गिर जाएगा, यहाँ पर गिर जाएगा, और ये हमारी क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। ये मेरी एल्कीन बन गई। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी तो मैंने बोला था कि हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन फॉर्म होती है। इसकी बात करें अपन, अब ये मेरा क्या है सर? 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तेरा 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में रिएक्टिविटी क्या ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सर CO बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, मेरे को 85% ही मैंने एसिड लिया है, सिर्फ 85% एसिड लिया है मैंने, और टेम्परेचर भी कम लिया है मैंने, ठीक है। मतलब सिर्फ 85% अगर मैं एसिड ले लूँ, H3PO4 ले लूँ, तो यहाँ पर मेरा काम बन जाएगा। और ऊपर वाले में मेरे को 100% लेना पड़ा सर, क्योंकि वहां पर 1 डिग्री अल्कोहल था, और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी तो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर अपना CO बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। वापस से वही खेल खेलेंगे अपन। यहाँ से H+ आयन निकला, H+ ने OH को देखा, ठीक है, OH को भगा दिया उसने, पर प्लस चार्ज अपना उसने उस कार्बन पे छोड़ दिया जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ था। यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन बन चुका है इंटरमीडिएट। अब इसका मैं क्या करूंगा? मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए रीअरेंजमेंट कराने की सोचूंगा, पर ये अपना ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख, मैं क्या बनाऊंगा? एल्कीन बना दूंगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, इस प्लस को मैं इस वाले बॉन्ड पे फेंक दूं या फिर इधर फेंक दूं। अब तू कहीं भी फेंक भाई, दोनों से एक ही मतलब निकलने वाला है। तो अगर यहाँ पे फेंकेगा तो देख, अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन अभी भी 3 आ रहे हैं। अगर तू उसको कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड फेंक देता ना भाई, अगर तू उस प्लस चार्ज को इस वाले में फेंक देता, तो
अब ये एल्कीन बनी तो अभी भी अल्फा हाइड्रोजन तेरे कितने हैं, 3 है, तो तू कोई सा भी कहीं की तरफ भी फेंक सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तेरी एल्कीन बन गई, ये तेरी एल्कीन बन गई, ठीक है। तो इसको तू क्या बोलेगा, प्रोप वनीन या फिर प्रोपीन, ठीक है। अब देख, अब बात करें अब आगे अपने पास कैसा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, इस कार्बन पे, वो तेरा 3 कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल है, और इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा होगी ना भाई। तो यहाँ पर सिर्फ तेरे को ना भाई, यहाँ देख, यहाँ पर सिर्फ तेरे को 20% H3PO4 लेना पड़ रहा है, 20% एसिड लेना पड़ रहा है, और टेम्परेचर भी तेरे को कम लेना पड़ रहा है, और तेरा काम हो गया, ठीक है। क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है सर, ठीक है। तो यहाँ से H+ निकला, उसने OH को देखा और OH को भगाने की सोच रहा है, पर उसने भगा भी दिया, पर उसने एक गलती कर दी, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ था उस कार्बन पे उसने प्लस चार्ज अपना छोड़ दिया, ठीक है। अब ये अगर जो हमारा इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटाइन, ये अगर लेस स्टेबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल है कि हम रीअरेंजमेंट करके और स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे। पर यहाँ पर देख, ऑलरेडी इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ऑलरेडी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं बन सकता। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है कि इस प्लस चार्ज को कहाँ फेंकें और कहाँ अपन डबल बॉन्ड बनाएं। तो मैं इसको यहाँ फेंकूँ या यहाँ फेंकूँ या यहाँ फेंकूँ, तीनों से एक ही बात हो रही है, या तीनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तीनों में अगर तुम कहीं भी फेंकोगे ना, एक ही चीज़ बनेगी। तो मैं इसको यहाँ फेंक दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फेंकने पर अल्फा हाइड्रोजन तेरे पास कितने आ गए, अब 6 आ गए। तो अगर उस डबल बॉन्ड को कहीं भी फेंक देता प्लस चार्ज को डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये बना दिया, ये मेरी एल्कीन बन गई। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 6 हैं, ठीक है। बाकी समझ में नहीं आ रहा तो ऑलरेडी मैं आपको कहाँ पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 12 में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर तो मैं उसका रिवीजन आपको करा रहा हूँ भाई। अगर आपने वो अच्छे से सीखा हुआ है तो यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, हलवा आपको लग रहा होगा। और आपने अगर वो नहीं देखा हुआ है, तो आपको अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आपको वो लेक्चर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी में जो मैं आपको पढ़ाया वो सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ये देख लेना आप। सबसे पहले हमने रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ा, ठीक है। फिर रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड पढ़ा, फिर हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पिछले वाले चैप्टरों को कंसीडर करो, वो बात यहाँ पर एनसीईआरटी खुद भी बोल रही है कि आप पिछले चैप्टर को कंसीडर करो, यहाँ पर देख बोल रही है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या लिया था हमने, या फिर H3PO4 ले लिया, या फिर H2SO4 ले लिया, या फिर मैं ये भी ले सकता था, देख कैटलिस्ट जैसे कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब होता है Al2O3, ठीक है। यहाँ पर मैं कैटलिस्ट ले सकता था जैसे कि एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, जिसमें मतलब मॉइस्चर ना हो बिल्कुल, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, या फिर एल्यूमिना Al2O3, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। देख यहाँ पर रिएक्टिविटी बता दी, सबसे ज़्यादा टर्शरी की होगी, फिर सेकेंडरी की होगी, फिर प्राइमरी की होगी। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल एंड देयरफॉर आर इजियर टू फॉर्म देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी अल्कोहल्स आर द इजिएस्ट टू डिहाइड्रेट। टर्शरी अल्कोहल है, आराम से C डबल बॉन्ड O2 आराम से डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैकेनिज्म लिखी हुई है, हमने तो अपना मैकेनिज्म यूज़ किया, हमको तो प्रोडक्ट निकालने से मतलब है। पर बाकी फिर भी अगर एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर तुमको पूछा जाए कभी भी, अगर पूछा तो नहीं जाएगा, पर फिर भी तुमको ध्यान रखना है, इनकी हेडिंग ध्यान रख लेना। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में पहले प्रोटोन लगता है। देखिए ये अल्कोहल था OH, इसमें देख प्रोटोन लग गया, प्लस चार्ज लग गया, H+ लग गया, मतलब देख यहाँ पर जुड़ गया, ये H+ आया, ये तेरा अल्कोहल में जुड़ गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, मतलब अल्कोहल में प्रोटोन का जुड़ना, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये देख कार्बोकेटाइन तेरा बन चुका है। फिर तीसरा है सर फॉर्मेशन ऑफ इथीन, ये देख तेरा इथीन बन चुका है, ठीक है। और जो तेरा प्रोटोन है वो बाहर निकल गया, इसलिए लिखा हुआ है सर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन, ठीक है। तो तुम इसको ध्यान रख सकते हो। बाकी कंसेप्ट तो वही यूज करना है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब आती है अपनी अगली टॉपिक, चौथी रिएक्शन आती है अपनी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहल का क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी कहाँ पढ़ा चुका हूँ सर, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। पर मैं फिर भी यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का हमको क्या करना है सर, ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि सर ऑक्सीडेशन करना तो सिखाओ, ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं अपन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको क्या करना होता है, सी डबल बॉन्ड सी ढूंढा मैंने, मुझे सी डबल बॉन्ड सी ढूंढना है, ठीक है। और अगर मुझे सी डबल बॉन्ड सी मिल गया तो उस डबल बॉन्ड को तोड़ के मुझे एक इस कार्बन को ऑक्सीजन देना है और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देना है। तो ये मैंने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। और अगर मुझे सी डबल बॉन्ड सी नहीं मिल रहा तो मेरे को क्या ढूंढना है, सी सिंगल बॉन्ड एच ढूंढना है। और सी सिंगल बॉन्ड एच को मैं कहीं से तोड़ता हूँ, OH OH से तोड़ता हूँ, मतलब एक OH हाइड्रोजन को दे दिया और एक OH तूने कार्बन को दे दिया। तो ये दो तरीके हैं तेरे पास जिससे तू क्या करा सकता है, ऑक्सीडेशन करा सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कराना सीख लिया तूने, सी डबल बॉन्ड सी को ढूंढा, डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन एक इधर दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ दे दिया। या फिर तूने सी सिंगल बॉन्ड एच ढूंढा, सी सिंगल बॉन्ड एच को तोड़ा, एक OH इधर दे दिया, एक OH इधर दे दिया, ठीक है। तो ये अपने तरीके हैं, पहला तरीका और ये दूसरा तरीका क्या कराने के, ऑक्सीडेशन कराने के, ठीक है। अब हम किसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यहाँ पर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है। और एल्कोहल तेरे को पता है तीन तरीके के होते हैं, या तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, या सेकेंडरी एल्कोहल होगा, या तेरा टर्सरी एल्कोहल होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो देख प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा ना सर, तो क्या बनेगा, मेरा एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड का मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो आप सर रटा क्यों रहे हो यार, तो मैं आपको करके बताता हूँ, देख करके मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है सर, कैसे पता लगा, सर OH जिस कार्बन पे अटैच था वो तेरा सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या मेरा एल्डिहाइड बनेगा, देखते हैं अपन करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि सी डबल बॉन्ड सी ढूंढो, इसमें सी डबल बॉन्ड सी नहीं मिल रहा सर, तो क्या ढूंढो, सी सिंगल बॉन्ड एच ढूंढो, सी सिंगल बॉन्ड एच ढूंढो। पर तेरे को ये वाला नहीं ढूंढना, इसका नहीं ढूंढना, जो किनारे वाला कार्बन है उस कार्बन का सी सिंगल बॉन्ड एच नहीं ढूंढना, तेरे को इसका सी सिंगल बॉन्ड एच ढूंढना है जो बीच में कार्बन लगा हुआ है तेरा, ठीक है। तो क्या इसके पास सी सिंगल बॉन्ड एच है, यस सर, इसके पास तो दो सी सिंगल बॉन्ड एच है, ठीक है। तो मैंने इसको पहले खोल के लिखा, इसको तो मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, पर इस वाले कार्बन को मैं खोल के लिख रहा हूँ, सी सिंगल बॉन्ड एच इसका रख दिया, एक मैंने वैसे रख दिया और ये रख दिया OH, ठीक है। उसी को मैं खोल के मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो मेरे को सी सिंगल बॉन्ड एच को कैसे तोड़ना है सर, OH से तोड़ना है। तो एक OH मैंने इसको दे दिया और एक OH मैंने नीचे कार्बन को दे दिया। तो ये तो अपना पानी निकल के भाग जाएगा, ये तो पानी निकल गया, पानी बन गया, वो तो बह गया अपना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर OH और CH के साथ क्या लगा हुआ है अपना, OH लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो ये मेरा आंसर आ गया। और जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड बन जाए जिसमें एक से ज्यादा OH परसेंट है ना, मतलब वो तेरा कहीं ना कहीं क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब जो तेरा ये बन चुका है ना, ये तेरा बन चुका है अनस्टेबल। और जब जब तेरा अनस्टेबल कुछ बनेगा तो तूने क्या करना है, पानी निकालना है। तो पानी निकाल दे H2 और ये तूने O निकाल दिया, ठीक है। तेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये लगा दिया H। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों लगा दिया आपने, क्योंकि कार्बन की तरफ को वैलेंसी पूरी करनी है यहाँ पर, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या होता है सर, डबल बॉन्ड ही होता है। तो ये अनस्टेबल था क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा OH थे, तो तूने पानी निकाल के ये बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है सर, ये तो एल्डिहाइड है क्योंकि इसके पास CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये देख CHO ग्रुप, ये तो सर एल्डिहाइड है, ठीक है। मतलब सर मैंने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो मेरा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो वही बात तो मैं तो आपको समझा रहा था, वही तो लिखी हुई थी यहाँ पर कि 1 डिग्री अल्कोहल का तुम अगर ऑक्सीडेशन कराते हो तो तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाता है। ऑक्सीडेशन करना तुमने सीख लिया, सी सिंगल बॉन्ड H को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है सर, OH से तोड़ना है, सिंपल। अब जो तेरा एल्डिहाइड है ना, ध्यान से देख मेरे भाई, इसके पास अभी भी कहीं ना कहीं सी सिंगल बॉन्ड H प्रेजेंट है, सी सिंगल बॉन्ड H इसके पास अभी भी प्रेजेंट है, देख ये देख सी सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर तू फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, यस सर कर सकता हूँ। तो तू इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करने की सोचेगा तो देख मैं करके बताता हूँ। ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा एल्डिहाइड है। इसका मैं अगर क्या करा रहा हूँ, फर्दर ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ क्योंकि इसके पास अभी भी सी सिंगल बॉन्ड H प्रेजेंट है। तो इसको कैसे तोड़ूंगा मैं सर, OH से तोड़ता हूँ, एक OH इधर दिया, एक OH इधर दिया, सर ये तो पानी बह गया। हमारा आंसर क्या जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ क्या लग गया, OH लग गया। सर ये तो एसिड है, सर ये मेरा एसिड बन गया। तभी तो मैं बोलता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल का तुम अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का तुम अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुम्हारा एसिड बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी ये लाइन भी अपने को ध्यान रखनी है और हमको करना भी आना चाहिए। ये मैंने आपको करके भी प्रूफ करके भी बता दिया कि यस सर जो आप बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, हमने सीख लिया।
ठीक है। और ऑक्सीडेशन कराना कोई मुश्किल बात नहीं है, सी सिंगल बॉन्ड H को तोड़ना है, OH एक उधर दिया, एक OH इधर दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। जो 2 डिग्री अल्कोहल है ना सर, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो तेरा क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। देखते हैं अपन, ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल मैंने ले लिया। सर कैसे पता लगा कि ये 2 डिग्री है, देख OH को पकड़ा, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तेरा 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का मैं क्या करा रहा हूँ सर, ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, इसका जो CH बॉन्ड है इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ। इसका जो यहाँ पर CH बॉन्ड था, C सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड, इसको मैंने खोल के लिख लिया, ठीक है। खोल के लिख लिया मैंने। और मेरे को पता है सर, CH बॉन्ड को तोड़ देते, एक OH उधर दिया और एक OH कार्बन को दे दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3, नीचे क्या है OH। ये अपना तो पानी तो निकल गया ये वाला, ठीक है। अब देख जो मेरा पास बना है ना, उसके पास 2 OH प्रेजेंट है, और जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तेरे एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हुए तो वो तेरा अनस्टेबल होगा, और तब तुझे क्या निकालना है, पानी निकालना है, H2O, ये निकाल दिया तूने पानी, तेरा आंसर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तेरा बन गया सर कीटोन। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हमको समझ में आ गया। तभी तो मैं बोलता हूँ सर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब कीटोन का क्या फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है मेरे भाई, इस कार्बन के पास क्या C सिंगल बॉन्ड H है, नहीं सर, इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, C सिंगल बॉन्ड H है ही नहीं इसके पास। क्या तुमको इस कीटोन में C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, नहीं सर, C डबल बॉन्ड C भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सर C डबल बॉन्ड C से भी तो हम क्या कर सकते थे, ऑक्सीडेशन करा सकते थे। तो ना तो सर C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, और ना सर उस कार्बन पे अपना C सिंगल बॉन्ड H दिख रहा है, मतलब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। मतलब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराने की सोचूं तो अपना वो नहीं होगा। इसलिए अपने को अगर ये लाइन भी पता है तो बिल्कुल अपना अच्छी बात है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होता है तो कीटोन बनता है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। फिर बात आती है 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये बनाया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल। सर पता कैसे लगा कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, सर OH को पकड़ा, OH जिस कार्बन पे प्रेजेंट है वो तेरा 3 कार्बन से प्रेजेंट है, मतलब ये तेरा 3 डिग्री अल्कोहल है। अब ध्यान से देख, जो ये बीच वाला कार्बन है, क्या इसके पास C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, नहीं सर। सर इसके पास क्या C सिंगल बॉन्ड H प्रेजेंट है, नहीं सर। तो यहाँ पर तू ऑक्सीडेशन कैसे कराएगा भाई, नहीं करा सकता ना। तो यहाँ पर तेरा ऑक्सीडेशन 3 डिग्री अल्कोहल का नहीं होता। तो सर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये मैंने दिमाग में बात को गांठ बांध के याद कर ली, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा समझा भी रहा हूँ ताकि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक चीज ध्यान रखना, जो हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ना, उसका रिवर्स अगर तू करा दे तो उसको बोलते हैं अपन रिडक्शन। देख जैसे हमने बोला कि 1 डिग्री अल्कोहल था, ऑक्सीडेशन कराया तो एल्डिहाइड बन गया, और उसका भी ऑक्सीडेशन कराया तो एसिड बन गया। तो तू ऐसा भी बोल सकता है कि तेरे पास एसिड है, एसिड का रिडक्शन कराएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। मतलब अगर तू ऐसे चल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका रिवर्स कर देगा तो वो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन बनता था, तो कीटोन का रिडक्शन कराने पर क्या बन जाएगा सर, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर यहाँ पर सीखना है तुमको कि रिडक्शन कैसे करते हैं, तो देख रिडक्शन करने का तरीका क्या होता है। तुमको रिडक्शन कैसे करना है, तुमको ढूंढना है सर C सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर X का मतलब हेलोजन नहीं है, हेलोजन हो सकता है पर यहाँ पर X का मतलब हेलोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर X का मतलब है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो जाती हो, ठीक है। तो C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तुमको ढूंढना है, और उस बॉन्ड को तुमको कैसे तोड़ना है सर, HH से तोड़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तुमको प्रूफ करके बताता हूँ कि जो कीटोन है ना, कीटोन का मैं रिडक्शन कराऊंगा और आंसर निकालूंगा सर ये अपना बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैं देख कहाँ पर बताता हूँ आपको, देख मेरे पास कीटोन है, ये मेरा कीटोन है, तो अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं तो क्या मेरा आंसर ये आना चाहिए जो मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। देख देख कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन अपन कैसे करते हैं, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ढूंढते हैं। तो ये मैंने ढूंढा C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ रहा हूं मैं, 2 बॉन्ड नहीं तोड़ने थे यहाँ पर, रिडक्शन में सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। और काई से तोड़ते हैं अपन, H से तोड़ते हैं, एक H उधर दे दिया, एक H मैंने इसको दे दिया, तो ये अपना क्या बन गया, देखा CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब जो ऊपर डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बचा, यस। ऊपर OH, यस सर, और एक कार्बन के साथ H आ गया, यस सर, और इसके साथ क्या लगा, CH3। ये अपना क्या बन गया, OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो अपना 2 कार्बन से लगा हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये जो अपना बना है ना, वही तो अपना क्वेश्चन पूछा हुआ था,
मतलब जो हम खेल रहे हैं ऑक्सीडेशन कराना और उसका अपन रिवर्स करा दें तो हमारा रिडक्शन हो जाएगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा अभी है नहीं तो इसको मैं हटा देता हूँ, पर फिर भी मैंने आपको रिडक्शन कराना भी सिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आगे, सिंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड मतलब RCHO, कीटोन मतलब RCOR, ये अपने क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाला, इस ग्रुप को बोलते हैं अपन कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है सर, कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, देख जब मैंने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था तो मेरा एल्डिहाइड बना था, एल्डिहाइड भी मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है। और जब मैंने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो मेरा कीटोन बन गया, कीटोन भी मेरा कार्बोनिल ग्रुप है। तो 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या कि अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने पर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, वी कैन से दैट अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स बाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डीहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन हटा के, हाइड्रोजन हटा के। ये क्या लिखा हुआ है यार, डीहाइड्रोजनेशन क्यों लिखा हुआ है सर यहाँ पर, अरे हाइड्रोजनेशन इसलिए लिखा हुआ है ना, ध्यान से देख, जैसे मेरे पास ये है तो मेरे पास देख कार्बोनिल कंपाउंड बना है, तो यहाँ से देख 2 हाइड्रोजन हट गए, H2 हट गया ना यहाँ से, तभी तो बोल रहे हैं अपन डीहाइड्रोजनेशन। कुछ भी देख ले, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया होगा, देख ये अपना CH3 CH2OH है, जो हमारा आंसर आया होगा ना उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए होंगे, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए होंगे सर, कम हो गए होंगे। देख CH2 था, ठीक है, तो यहाँ से देख H2 गायब हो गया, ये एक H तो ये वाला हो गया, और 2 H अपने क्या हो गए, कम हो गए। मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डीहाइड्रोजनेशन, तभी तो एनसीईआरटी बोलती है डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन, जब ऑक्सीडेशन होता है ना तो हमारे 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डीहाइड्रोजनेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, और ये हमारे क्या बनते हैं, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल किसी का भी ऑक्सीडेशन कराते हैं ना तो हमारा क्या बनता है सर, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, वो हमको पता ही है, या तो एल्डिहाइड बनेगा अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, और 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो अपना कीटोन बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन होता है, डीहाइड्रोजनेशन मतलब लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड, यस सर, विच इन टर्न इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वाला बनता है कि नहीं बनता, बनता है सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एनसीईआरटी में। अब देख यहाँ पर 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनसीईआरटी ने दे रखी है। पहला दे रखा उन्होंने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अपना क्या है CrO3। ठीक है, फिर दे रखा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो अपना क्या है PCC, PCC को बोलते हैं अपन पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये लिखा हुआ देख, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, तो ये अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन आता है, अपना KMnO4, जिसको अपन बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं अपन, पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट अपना बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कहीं ना कहीं क्या है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपना क्या 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनता है, पता है हमको। सर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, नहीं नहीं, ये भी अपना 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन किसने कराया सर, CrO3 ने कराया, ये अपना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सिर्फ खेल कहाँ तक ले जा सकता है, एल्डिहाइड तक ले जा सकता है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो हम यूज कर रहे हैं CrO3, ये अपना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने 1 डिग्री अल्कोहल को पूरा लास्ट तक, पूरा एसिड तक नहीं कर दिया ऑक्सीडाइज, इसने सिर्फ एल्डिहाइड तक किया, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वहीं अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूँ PCC, तो वो भी कहीं ना कहीं कहाँ तक रखता है खेल को, सिर्फ एल्डिहाइड तक ही छोड़ देता है। ये देख, ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका मैं PCC से कहीं ना कहीं क्या करा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसने खेल कहाँ तक खेला, एल्डिहाइड तक खेला, मतलब पूरा एसिड तक नहीं लेके जा रही है। मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ तक कराते हैं, कहाँ तक कराते हैं, एल्डिहाइड तक कराते हैं, मतलब पूरा लास्ट एसिड तक नहीं ले जाते हो। ठीक है, अगर एसिड तक तुमको 1 डिग्री अल्कोहल को ले जाना है ना, तो तुमको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या है तुम्हारा KMnO4 है। तो जब तुम्हारा KMnO4 आ जाएगा ना भाई, तो तुम्हारा जो खेल है ना वो पूरा एसिड तक चला जाएगा, तुम्हारा एसिड बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ये बात आपको पता है, जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो अपना ऑक्सीडेशन नहीं करता। बात करें अगर सेकेंडरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल में कौन आया सर, CrO3 आया।
ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, इसका कीटोन बना दिया। मतलब जो अपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड तक बना सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल को मैंने एल्डिहाइड तक बना दिया, 2 डिग्री अल्कोहल को मैंने कीटोन तक बना दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, और हमको पता है सर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से देख, मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, अब उसका रिएक्शन में एक तो CrO3 के साथ करा रहा हूँ तो भी मेरा कहीं ना कहीं एल्डिहाइड बन रहा है, और मैं PCC के साथ करा रहा हूँ तो भी मेरा एल्डिहाइड बन रहा है। देख CrO3 में भी एल्डिहाइड बना और PCC में भी एल्डिहाइड बना, पर जब मैं PCC यूज कर रहा हूँ तो वो मुझे पता है कि वो CrO3 से तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो यहाँ पर जो तेरा एल्डिहाइड बन रहा है वो तेरा कहीं ना कहीं गुड यील्ड में बन रहा है। क्या बन रहा है सर? गुड यील्ड में बन रहा है जब तू PCC यूज करेगा, क्योंकि वो तेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो तेरा CrO3 था वो तेरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो यहाँ पर तेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, यहाँ पर जो तेरा एल्डिहाइड बन रहा है वो तेरा कहीं ना कहीं गुड यील्ड में बनेगा एज कंपेयर टू जब मैंने CrO3 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो PCC की फुल फॉर्म क्या है सर? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे। अब देख, ये लिखा हुआ है मैंने सर प्रिपरेशन ऑफ PCC, मतलब PCC को अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पायरिडीन एंड HCl। जो अपना PCC है मतलब पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट है ना, वो क्या है सर? एक कॉम्प्लेक्स है। किस चीज का कॉम्प्लेक्स? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मतलब CrO3 विद पायरिडीन एंड HCl। तो इसको अपन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ PCC को बनाते हैं अपन, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया सर? ये मैंने ले लिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, जो एनसीईआरटी बात करती है CrO3। ठीक है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ? HCl के साथ, जो एनसीईआरटी खुद बोलती है कि यहाँ पर देख HCl यूज करना है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख, अगर इसका एक बॉन्ड टूटेगा, मान ले पाई बॉन्ड टूट गया, तो इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन जाती है, तो इधर माइनस आ गया, पीछे क्या आ गया तेरा? प्लस आ गया। ये प्लस और माइनस ऐसे टूटता है, तो माइनस वाला तेरा प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला तेरा यहाँ पर चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो तेरा ये ऐसा बन जाएगा। तो इसको बोल देंगे अपन क्रोमिक एसिड। क्या बोलेंगे अपन? क्रोमिक एसिड। ठीक है, अब मैंने क्रोमिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ? पायरिडीन के साथ, जो एनसीईआरटी बोलती है देख पायरिडीन। अब मैंने इसकी रिएक्शन पायरिडीन के साथ कराई। ठीक है, अब देख नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट थे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो जो ये हाइड्रोजन है ना, ये आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये देख नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया आंसर? यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि H प्लस निकल गया तो पीछे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये पीछे माइनस आ गया देख, तो इसी को बोलते हैं अपन PCC। इसी को अपन बोलते हैं PCC, मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया, एक तो मेरा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज किया मैंने, एक मैंने कहीं ना कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया, एक मैंने पायरिडीन यूज किया। तो वही तो एनसीईआरटी यहाँ पर बोलती है कि जो PCC है अपना, जो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, वो कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पायरिडीन एंड HCl। समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पर देख एक स्पेशल केस है। मैंने आपको बताया सर जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है ना, वो अपना कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करता, पर यहाँ पर एक स्पेशल केस है जो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर ले लूँ, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर भी ले लूँ, तो यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं जो ये 3 डिग्री अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। पर इसका ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, पर यहाँ पर जो तेरे प्रोडक्ट बनने वाले हैं ना, वो क्या बनेंगे पता है? वो भी एसिड ही बन जाएंगे, वो भी एसिड बन जाएंगे, पर तेरे उनमें कार्बन क्या होंगे? कम होंगे। मतलब यहाँ पर कार्बन अगर तेरे 5 हैं तो यहाँ पर तेरे 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, मतलब कम कार्बन के एसिड्स बनेंगे तेरे, कम कार्बन के एसिड्स बनेंगे तेरे। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता जनरली, पर अगर तूने KMnO4 यूज कर लिया, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया, साथ ही साथ तू अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज कर रहा है ना भाई, तो वहां पर तेरे एसिड्स बन जाएंगे, और एसिड्स विद लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक अगला टॉपिक है, वहां पर दे रखा है एक रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? कॉपर विद 573 केल्विन टेम्परेचर में कॉपर को यूज करना है। ठीक है, तो एक रिएजेंट है, तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ और तुमने ये रिएजेंट यूज किया ना, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चलेगी? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालो सर, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालो, तो यहाँ पर तुमको पानी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेरी क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल में तूने क्या यूज किया सर? कॉपर इन 573 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पर तेरी रिएक्शन चलेगी सर डिहाइड्रेशन रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर करके देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसका सिंपल सा क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन होगा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा?
CH2 R, ये बन जाएगा अपना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ 2 डिग्री अल्कोहल की, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा RCO R डैश बन गया, ठीक है। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो यहाँ पर तेरा क्या होने वाला है, यहाँ पर तेरा हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देख डिहाइड्रेशन कैसा होता है, मतलब डिहाइड्रेशन मतलब पानी मेरे को निकालना है H2O, ठीक है। तो इसको मैं खोल के लिखता हूँ, देख ये CH3 था, तो इसको मैं लिखता हूँ CH2 और एक H में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को पानी निकालना है ना, तो ये निकाल दिया मैंने पानी, देख H2O, ये देख H2O, ठीक है। अब ये जो आधे आधे बॉन्ड है ना, वो यहाँ पर गिर जाएंगे, देख यहाँ पर, तो ये अपना कैसे बन जाएगा, देख CH3 C CH3, और ये बन गया अपना CH2, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई। ये मेरा बन गया सर एल्कीन, एल्कीन बन गया मेरा। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल में तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही चलेगी जब मैं कॉपर को 573 केल्विन पे लेता हूं, पर जो 3 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पर तेरी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी, पानी तेरे को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये तेरी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर तूने एलिमिनेट किया ना, कुछ पानी निकाला है ना तूने, एलिमिनेशन किया है ना, तो यहाँ पर तेरी ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। बाकी जब हम एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन, वहाँ पर एलिमिनेशन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो बातें मैंने आपको ये पढ़ाई थी वही बातें यहाँ पर मैंने पढ़ाई हैं आपको। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, तो वहाँ पर तेरा क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो देख जब मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो वहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। पर जब मैं टर्चरी अल्कोहल की बात करूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तेरा डिहाइड्रेशन हो रहा है। जब हम कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, ये वाले यूज करते हैं, कॉपर विद 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब आ गया आता है आपका एक, यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है अपना डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब सर एल्कोहल का क्या कराना है अपने को, डीनेचुरेशन कराना है, ठीक है। तो एल्कोहल, यहाँ पर जो एल्कोहल की बात चल रही है, कौन सा एल्कोहल है पता है तुमको, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। ये अपना C2H5OH इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल इसको अपन बोलते हैं। तो इसका अपने को क्या करना है, डीनेचुरेशन करना है, इसका डीनेचुरेशन करना है इथेनॉल का, ठीक है। तो यहाँ पर देख ये मेरा क्या है, इथाइल अल्कोहल है, यानी ये मेरा क्या है सर, इथेनॉल है, ठीक है। अब इथेनॉल में मैंने क्या मिक्स कर दिया सर, मिथेनॉल मिक्स कर दिया, मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब CH3OH, ठीक है। ये मैंने मिक्स कर दिया किसमें, इथेनॉल में। इथेनॉल भी तेरा कलरलेस है, मिथेनॉल भी तेरा कलरलेस है। जैसी स्मेल इथेनॉल की है वैसी ही स्मेल मिथेनॉल की भी है, क्योंकि दोनों के पास OH प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों की स्मेल सेम है, दोनों का कलर सेम है, ठीक है। तो मैं मिक्स कर देता हूँ, पता ही नहीं लगेगा किसी को। मैंने इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स कर दिया, किसी को पता ही नहीं लगा सर, वो सोचने की ये तो अपना इथेनॉल ही है, क्योंकि उसकी स्मेल भी सेम है, उसका कलर भी सेम है, ठीक है। पर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, जो अपना मिथेनॉल मैंने मिक्स किया ना इथेनॉल के साथ, वो तेरा पॉइजनस है भाई। जो तेरा मिथेनॉल है ना वो तेरा पॉइजनस है, वो तेरा ब्लाइंडनेस केस कर देगा। उसी को अपन बोलते हैं नकली शराब। क्या बोलते हैं, नकली शराब। हम बोलते हैं ना कि गांव में किसी ने नकली शराब पी, वो मर गया बंदा, तो कहीं ना कहीं वो जो उसने शराब पी, वो क्या पिया उसने, इथेनॉल पिया कि मिथेनॉल पिया, उसने मिथेनॉल पी दी भाई, वो पॉइजनस थी उसकी, उसने मिथेनॉल पी दी, उसने नकली शराब पी दी, उसने जहरीली शराब पी दी। तो वो कहीं ना कहीं बंदा मर गया यार नकली शराब पीने के कारण, क्योंकि जो तेरा मिथेनॉल है ना वो तेरा पॉइजनस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मौत तो हो जाएगी उसकी, पर मौत से पहले वो अंधा भी हो गया। मौत से पहले क्या हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को अगर मैं शराब पी रहा हूँ, शराब तो मुझे पीनी नहीं है, अगर मैं पी भी रहा हूँ ना, तो जो शराब हम पीते हैं वो क्या होती है सर, इथेनॉल होती है। मिथेनॉल मत पी जाना कभी, मिथेनॉल मत पी जाना, ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाता है, इथेनॉल में किसी ने मिथेनॉल मिला दी, पता भी नहीं लग रहा, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों का कलर भी सेम है, दोनों की स्मेल भी सेम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं इथेनॉल समझ के मिथेनॉल ही पी दी, बंदा खत्म हो गया। और मरने से पहले उसको क्या हुआ था, उसको कहीं ना कहीं कलर ब्लाइंडनेस उसको हो गया, अंधा हो गया बिल्कुल बंदा, ठीक है। तो जब इथेनॉल में मैं मिथेनॉल भी मिला देता हूँ ना, तो कोई अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ तो खैर है, मतलब इथेनॉल मतलब वो नहीं है कि मतलब इससे कोई बंदा मर जाए। और जब मैंने उसको पॉइजनस मिथेनॉल मिला दिया, तो अब वो पूरा जो मिक्सचर बनाया ना, वो क्या बनाया, वो भी पॉइजनस मिक्सचर बनाया। तो जब मैं उस मिक्सचर को पीऊंगा तो खेल खत्म है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं खेल। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि किसी बंदे ने गलती से इथेनॉल पी दिया, सॉरी इथेनॉल तो पीता ही है बंदा, पर उसने गलती से क्या पी दिया, मिथेनॉल पी दिया, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे, हालांकि ये तो MBBS में आपको पढ़ाया जाता है ना, पर यहाँ पर NCERT में अगर दे रखा है छोटा सा
बॉक्स, तो हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। देख मेरे पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल है मतलब मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आया, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आया और इसने मिथेनॉल का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। डिहाइड्रोजनेज मतलब यहाँ से इसने हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन हटाते हैं, डिहाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होती थी वो मतलब ऑक्सीडेशन ही तो होता था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मिथेनॉल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या बन जाएगा सर, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और जो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता था ना, यही दिक्कत का कारण है भाई, क्योंकि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है यही टॉक्सिक है, तभी तो अपन बोलते हैं मिथेनॉल टॉक्सिक है। उसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है जब वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है उससे दिक्कत है, जो अपना फॉर्मेल्डिहाइड है वो टॉक्सिक है सर। और जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें कौन सा एंजाइम काम कर जाता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो तेरा कौन क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये हमको पता ही है सर, जब अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल, मिथेनॉल अपना प्राइमरी अल्कोहल ही है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है वो टॉक्सिक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, मान ले किसी बंदे ने मिथेनॉल पी दी, अब वो बंदा मरने वाला है, उसको अंधा भी हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए मैंने क्या करना है, उसके वेन्स में मैंने क्या डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया। क्या डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया। इंट्रावेनस इंजेक्शन दे दिया उसको, किसका, इथेनॉल का। अब देख ये मिथेनॉल उसने पी की थी, ठीक है, अब मैंने उसके इथेनॉल भी डाल दिया, ठीक है। अब जो ये इथेनॉल होता है ना, ये कॉम्पिटिटर होता है किसका, मिथेनॉल का। मिथेनॉल एंड इथेनॉल, जो इथेनॉल होता है ना वो कॉम्पिटिटर होता है किसका, कहीं ना कहीं मिथेनॉल का। अब जो ये अपना अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, अब ये समझ ही नहीं पा रहा कि मैं मिथेनॉल में काम करूँ कि इथेनॉल में काम करूँ, और इसने किस में काम कर दिया सर, इथेनॉल में काम कर दिया। और इथेनॉल पे काम करके ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके एसिटाल्डिहाइड बना दिया इसने। पहले वो फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा था जो टॉक्सिक था, अब वो एसिटाल्डिहाइड बना रहा है जो टॉक्सिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो टॉक्सिसिटी है बॉडी में वो कम होती जा रही है, तो वो बचने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो हमको जो भी बंदा है जिसने मिथेनॉल पी लिया ना, तो उसको बचाना है अगर, तो तुमको इंट्रावेनस इंजेक्शन देना पड़ेगा, किसका, इथेनॉल। क्योंकि इथेनॉल तेरा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किस चीज का, मिथेनॉल का। जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसको कंफ्यूज कर देगा कि तुम मिथेनॉल पे काम मत करो, तुम हमारे ऊपर ही काम कर दो, हमको ही ऑक्सीडाइज करके तुम एसिटाल्डिहाइड बना दो। फिर जो तेरा एसिटाल्डिहाइड है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि जो इथेनॉल है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका सर, मिथेनॉल का। अब ये भी मैंने आपको बता दिया, जो मिथेनॉल और इथेनॉल है, दिक्कत क्यों हुई थी सर, अगर दोनों का कलर अलग अलग होता, दोनों की स्मेल अलग अलग होती तो बंदे पीते ही नहीं। पर वहां पर दिक्कत यही हो गई, दोनों का कलर सेम है, दोनों की स्मेल सेम है, इसलिए वो इथेनॉल समझ के ही मिथेनॉल को पी जा रहे हैं लौंडे। तो कहीं ना कहीं ये अपने को समझ में आना चाहिए कि ये दोनों क्या है सर, कलरलेस है, ये दोनों की स्मेल क्या है सर, सेम है। समझ में आ गई बात, ठीक है, ठीक है। अब देख, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई मतलब इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे कोई पेंट की इंडस्ट्री है, ठीक है, और जो ये मिथेनॉल है ना, तो अगर ये दिक्कत है इसमें, अगर ये टॉक्सिक है, तो तुम इसको प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हो। इसको हम प्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक सॉल्वेंट है, एक अच्छा सॉल्वेंट है। जैसे पेंट इंडस्ट्री में ये अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, बहुत सस्ता भी आता है ये, ठीक है। तो वहां पर मिथेनॉल इसलिए बनाया जाता है ताकि सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाए, पीने के लिए यूज नहीं किया जाता वो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, कहीं पे तुमने पेंट इंडस्ट्री में क्या रखा हुआ है, मिथेनॉल रखा हुआ है। अब कोई बंदा आया, ठीक है, उसने उसको सूंघा, उसकी कलर भी सेम वही लग रहा था, उसने उसको इथेनॉल समझ के पी लिया, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं पॉइजनिंग हो जाएगी बॉडी में, वो अंधा हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर में डिफरेंस करना पड़ेगा हमको। इसलिए जब तुम पेंट इंडस्ट्री में देखोगे ना, तो वहां पर जो ये मिथेनॉल है, यहाँ पर कलर डाला जाता है इस पर, ताकि जो वहां पर काम करते हैं वो जोश जोश में आके मिथेनॉल को पी ना जाए, ताकि इथेनॉल समझ के ना पी जाए उसको। तो वहां पर तेरा कलर डाला जाता है। वहां पर हम आगे जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें अच्छे से बिल्कुल जानेंगे कि अपन कैसे कैसे करके मिथेनॉल में कलर चेंज कर सकते हैं, और अपन कैसे उसका कहीं ना कहीं उसकी जो स्मेल है ना वो भी अपन चेंज कर सकते हैं, ताकि कोई बिल्कुल जो आदी हो किसी शराब का, जो बिल्कुल एडिक्टेड हो ना, वो कहीं ना कहीं जो उसमें मिथेनॉल ना पी जाए, वो उसको सूंघेगा, उसमें उसको अजीब सी गंदी स्मेल आएगी तो नहीं पिएगा उसको। अगर उसका कलर उसको अलग दिख जाए तो वो समझ जाएगा कि ये अपनी अल्कोहल नहीं है, ये अपनी इथेनॉल नहीं है, तो उसको नहीं पीना।
तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर उसका कलर चेंज करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर उसकी स्मेल चेंज करनी बहुत जरूरी है किसकी, मिथेनॉल की। ये हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यहीं तक था ये लेक्चर, बिल्कुल आसानी से, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी फिर भी कोई अगर डाउट या कोई कंफ्यूजन आपके मन में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। बनूं मैं हिस्ट्री, फोकस ऑन विक्ट्री, काम करूं डेली। कहते हैं लोग सुनूं सिर्फ मेरी मंजिल ना गहरी, मानूं ना हार, ये दिल पत्थर कलम कटार, कि दूं मैं गवाह सच मेरी